हमारी स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो सोसाइटी के सबसे नीचे वाले लेवल से आता था। उसने पूरे 10 साल तक एक मार्शल आर्ट्स हॉल में गुलामों की तरह काम किया, सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने का एक चांस पाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो प्रॉमिस्ड 10 साल पूरे होने वाले थे, उसके सीनियर ब्रदर ने ना सिर्फ कॉमनर्स के मार्शल आर्ट सीखने पर बैन लगाने वाला डिग्री निकाल दिया, बल्कि उसे हॉल से बाहर भी निकाल दिया। उसका कहना था कि किसी कॉमनर के साथ ट्रेनिंग करने से उसे घिन आती है। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने इस डिसीजन पर बहुत जल्द पछताने वाला है। उसी समय प्रेस्टिजियस चैंगशैन फैमिली का वो आदमी ठंडी आवाज में बोला कि तुम जैसे लोगों को ट्रेनिंग करते देख उसे लगता है मार्शल पाथ को गंदा किया जा रहा है। वो सच में मानता था कि उनकी नोबल आर्ट पर कॉमनर्स का होना ही एक दाग है। ये सुनकर लड़के को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घबराई हुई आवाज में बोला, लेकिन सीनियर ब्रदर, सालों पहले आपने खुद प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 10 साल काम करूंगा तो आप मुझे एक मास्टर इंस्ट्रक्टर से मिलवाओगे। आप फेमस जेंटलमैन सोर्ड हो, अपनी बात के पक्के इंसान। सीनियर ब्रदर बस हल्का सा स्मर्क करता है और वहीं अपनी कहानी बदल देता है। वो बोलता है, अगर तुम ऐसे कहना चाहते हो तो ठीक है, एक नया रीजन सुन लो। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम प्रोबेशन पीरियड में फेल हो चुके हो और खराब कंडक्ट की वजह से मार्शल आर्ट्स हॉल से एक्सपेल किए जाते हो। फ्लॉड कैरेक्टर। ये आयरनी इतनी बड़ी थी कि लड़के को खुद हंसी आने लगी। उसे सब कुछ बेहद अबसर्ड लग रहा था। उसका सीनियर एक ढंग का बहाना बनाने की तकलीफ भी नहीं उठा रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा ये सो कॉल्ड जेंटलमैन स्वॉर्ड शुरू से ही अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला नहीं था। जाते जाते सीनियर ब्रदर आखिरी बार बोलता है, क्योंकि हम कभी सेक ब्रदर्स थे इसलिए एक बात बता देता हूँ। 1 महीने बाद मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक ग्रैंड टूर्नामेंट होने वाला है जो लोअर क्लासेस की किस्मत डिसाइड करेगा। चाहो तो अपनी लक ट्राई कर लेना, लेकिन अगर कोई भी कॉमनर मार्शल आर्टिस्ट 3 मैचेस नहीं जीत पाया तो तुम लोगों को सिर्फ हॉल से ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाएगा। अपने ही घर में फॉरबिडन। ये वर्ड्स उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसका दिल पूरी तरह बैठ गया और हालात तब और खराब हो गए जब सीनियर ब्रदर ने बताया कि वो खुद उस टूर्नामेंट में ग्रेट फैमिलीज की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। वो ठंडी आवाज में बोला, मैं किसी भी कॉमनर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और अगर मैं मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा। जेंटलमैन सोर्ड की ये ठंडी बातें उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उसका रास्ता हमेशा के लिए काट दिया गया हो। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि वो वहां से बाहर कैसे निकला। उसके आसपास की दुनिया बेरंग और बेजान लगने लगी, जबकि वो पूरी तरह खोया हुआ सड़क पर चलता रहा। काफी देर बाद जब उसकी नजर अपने घर के पुराने दरवाजे पर पड़ी, तब जाकर उसकी आंखों में थोड़ा फोकस वापस आया। वो अब घर पहुंच चुका था और उसने खुद से कहा कि वो अपने पिता को अपनी टूट चुकी हालत का जरा सा भी एहसास नहीं होने देगा। उसे खुद को संभालना होगा और अपने अंदर का दर्द छुपाना होगा। वो जबरदस्ती अपने शरीर में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है ताकि ऐसा लगे जैसे उसके पास अभी भी कोई फ्यूचर बचा हो। उसे पता था कि उसे कन्विंसिंग तरीके से एक्ट करना पड़ेगा और अपनी बची हुई सारी विल पावर इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि अगर वो अपनी ही झूठी एक्टिंग को सही से नहीं निभा पाया तो उसके पिता तुरंत समझ जाएंगे और सच में परेशान हो जाएंगे। भले ही वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी वो उस इंसान का सामना करने के लिए तैयार हुआ जिसके खून का हिस्सा वो खुद था। जब उसके पिता ने पूछा कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है तो कुछ पल के लिए उसके पास जवाब ही नहीं था। आखिरकार उसने झूठ बोल दिया कि सब अच्छा चल रहा है। उसने कहा कि उसके सीनियर ब्रदर ने उसकी टैलेंट की तारीफ की और अगले महीने टूर्नामेंट में जगह देने का प्रॉमिस भी किया है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि सीनियर ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी है ताकि वो आराम कर सके। ये सुनकर उसके पिता के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ जाती है। उसके पिता खुशी से चमक उठे और बोले कि उन्हें हमेशा से पता था उनका बेटा एहोंग एक जीनियस है जो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। बूढ़ा आदमी इतना दुबला पतला था जैसे हवा से भी उड़ जाए और समझ नहीं आता था कि वो हर दिन इतना भारी रिक्शा खींचने की ताकत आखिर लाता कहां से है। लेकिन जैसे ही बात अपने बेटे की आती, उसके चेहरे पर छाई थकान गायब हो जाती और उसकी जगह सच्चा गर्व नजर आने लगता। ये देखकर एहोंग अपने पिता से कहता है कि उन्हें इतना मेहनत नहीं करनी चाहिए। वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो एक मास्टर बनेगा वो उनके लिए एक बड़ा और साफ सुथरा घर खरीदेगा ताकि उसके पिता आखिरकार आराम की जिंदगी जी सकें। उसने अपने पिता से ज्यादा मेहनत ना करने को कहा, लेकिन उनके चेहरे की प्राउड स्माइल देखकर उसे एहसास हुआ कि अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों और नाक में चुभन सी होने लगी, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं उसके पिता को पता ना चल जाए कि उसे मार्शल आर्ट्स हॉल से निकाल दिया गया है। और वो ये भी नहीं बता सकता था कि सिर्फ 1 महीने बाद उनकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वो खुद से पूछता है, क्या सच में उसका मार्शल आर्ट्स का रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर ही अंदर वो अपने सपनों का इतना घटिया अंत मानने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक मिस्टीरियस डेस्टिनी प्रकट होती है, मार्शल गॉड असेंशन डेस्टिनी। इसका पहला इफेक्ट ही शॉकिंग था। आज के बाद उसकी 1 दिन की ट्रेनिंग पूरे 1 साल की प्रोग्रेस के बराबर होगी। दूसरा इफेक्ट ये था कि वो कभी रिग्रेस नहीं करेगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, बल्कि लगातार परफेक्शन की तरफ बढ़ता रहेगा। 1 दिन बराबर 1 साल की पावर, यानी अगर वो 1 साल ट्रेन करे तो वो सदियों की मार्शल कल्टीवेशन के बराबर होगा। इतनी पावर के साथ तो सबसे एवरेज टैलेंट वाला इंसान भी टॉप टियर मास्टर बन सकता था। आखिरकार उसके सामने अपने परिवार की किस्मत बदलने की उम्मीद दिखाई दी और वो इसे तुरंत टेस्ट करना चाहता था। डिनर के बाद वो चुपचाप ऊपर बने छोटे और तंग ट्रेनिंग रूम में चला गया और वहां रखे इक्विपमेंट को घूरने लगा। वो देखना चाहता था कि ये डेस्टिनी आखिर कितनी पावरफुल है। वो पुराने और घिसे हुए सैंडबैग के सामने खड़ा हो गया। कमरे में
में एक भारी आवाज गूंजी जब उसने अपना बाजी क्वान प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसकी मास्टरी 21% तक पहुंच गई। उसकी आंखों के सामने वर्ड्स अपीयर होने लगे जो उसकी प्रोग्रेस दिखा रहे थे। अब तक वो अकेले स्ट्रगल करके इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। पहले उसने काउंटलेस गलतियां की थी, लेकिन जैसे ही उसने पंच मारा अचानक उसके दिमाग में इनसाइट्स की बाढ़ आ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी दूसरी डायमेंशन में सदियों तक अपनी टेक्निक को रिफाइन किया हो और फिर दूसरा स्ट्राइक मारा हो। इस बार सैंडबैग जोर से हिल गया। पंच की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी और उसकी मास्टरी 22% तक पहुंच गई। उसने अपना स्टैंड एडजस्ट किया और फिर स्ट्राइक मारा। इम्पैक्ट इतना शार्प था कि सैंडबैग पीछे की तरफ झटका खा गया। उसकी सरफेस पर हल्के डेंट्स बनने लगे और हर अगला पंच पिछले से ज्यादा पावरफुल होता गया। इसी तरह उसकी बाजी क्वान मास्टरी धीरे धीरे 23% तक पहुंच गई। जो हेवी सैंडबैग पहले कंट्रोल करना मुश्किल था, अब उसके हाथों के बीच रिदम में झूलने लगा। वो अब उसके हाथों के बीच एक खिलौना बन चुका था। हर पंच के साथ स्ट्रॉन्गर बनने का एहसास इतना एडिक्टिव था कि वो पूरी तरह ट्रेनिंग में खो गया। उसे होश तब आया जब सुबह रूस्टर की आवाज हवा में गूंजी। भूख और चक्कर से बेहाल वो तेजी से किचन में भागा और लेफ्ट ओवर राइस का बोल उठाकर बड़े बड़े कौर में खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद जाकर उसके पेट को थोड़ा सहारा मिला, लेकिन उसके शरीर में अब भी हल्की भूख बाकी थी। वो भूख जो उसकी तेजी से बढ़ती हुई ताकत की वजह से पैदा हुई थी। इस वक्त उसकी एपेटाइट अभी जेंटलमैन स्वॉर्ड जितनी मॉन्स्ट्रस नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच का गैप काफी कम हो चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ पिछली रात के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। सच कहें तो एक ही रात में इतनी शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब उसने अपना स्टेटस पैनल चेक किया तो देखा उसकी बाजीकुआन मास्टरी सीधे 62% तक पहुंच चुकी है। उसकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट थी कि इस स्पीड से वो बहुत जल्द अपना गोल हासिल कर लेगा। आज वो सच में ब्राइट रेल्म में कदम रखेगा और एक जेन्युइन मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस लाइफ चेंजिंग टूर्नामेंट में अभी पूरे 29 दिन बाकी थे। तभी उसे फिर से जेंटलमैन स्वॉर्ड के वो ठंडे और घमंडी वर्ड्स याद आने लगे। उन बातों को याद करते ही उसके अंदर रिजेंटमेंट की काली लहर उठने लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि 29 दिन बाद वो पूरे जिनमैन के सामने जेंटलमैन स्वॉर्ड को कुचल देगा। तभी छोटे से लिविंग रूम से हंसी की आवाज आने लगी। उसने तुरंत उन वॉइसेस को पहचान लिया। वो उनके पुराने नेबर्स एनी वू शियाशिया और उसकी बेटी जियांग तिंग थी। थोड़ी देर सुनने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ गया। जियांग तिंग को जिनमैन विमेंस नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और वो विदेश से लौटकर पुराने लोगों से मिलने आई थी। विमेंस नॉर्मल कॉलेज ये वो जगह थी जहाँ सिर्फ एलीट लोग पढ़ते थे और वहाँ से निकलने वाली लड़कियां आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर मानी जाती थी। अपने पिता की बातों का टोन सुनकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो सीक्रेटली उसकी और जियांग तिंग की मैच मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहें तो ये उम्मीद काफी बोल्ड थी। दोनों की एजुकेशन और बैकग्राउंड्स जमीन आसमान जितनी अलग थी। ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो दोनों का कोई मेल नहीं था, लेकिन हर पिता की नजर में उसका बेटा सबसे केपेबल होता है। एनी वू से कुछ देर बात करने के बाद उसके पिता बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए। तब वो उसकी तरफ मुड़ी और बोली कि उसे अब भी वो 9 साल का बच्चा याद है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसकी ऑरा देखकर सच में लगता है जैसे वो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर हो। ये असल में एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट था। फिर उसने पूछा कि क्या वो ब्राइट रेल्म तक पहुंच चुका है। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में 4 फेमस स्टेजेस मानी जाती थी, ब्राइट, हिडन, ट्रांसफॉर्म्ड और डिवाइन। जिनमैन जैसी जगह में सिर्फ ब्राइट रेल्म तक पहुंच जाना ही किसी इंसान को ट्रू मास्टर कहलाने के लिए काफी था। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ब्राइट रेल्म तक पहुंचना बेहद रेयर माना जाता था, शायद 1000 लोगों में एक, जबकि हिडन रेल्म तो सिर्फ टॉप एलिट्स के लिए रिजर्व था। उसने ऑनेस्टली एडमिट किया कि वो अभी ब्राइट रेल्म से थोड़ा दूर है, लेकिन बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। सच कहें तो उसकी प्रोग्रेस पहले ही काफी शॉकिंग थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वो अभी वहां तक नहीं पहुंचा, जियांग तिंग की आंखों में जो हल्की इंटरेस्ट थी वो तुरंत गायब हो गई। कमरे का माहौल अचानक कोल्ड और ऑकवर्ड हो गया। उसने डिसअपॉइंटेड होकर कहा कि ब्राइट रेल्म तक पहुंचने के लिए मार्शल आर्टिस्ट को 4 स्टेप्स मास्टर करने पड़ते हैं। पहले ग्राउंडिंग स्ट्रेंथ, फिर वेस्ट कंट्रोल, उसके बाद स्पाइन चैनलिंग और आखिर में हैंड्स एग्जीक्यूशन। उसकी उम्र देखकर उसे लगा था कि वो कम से कम चौथे स्टेप तक तो पहुंच ही चुका होगा, लेकिन जब उसने जवाब दिया कि उसने अभी सिर्फ दूसरा स्टेप ही मास्टर किया है, तब जियांग तिंग पूरी तरह साइलेंट हो गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। अंदर ही अंदर वो हमेशा से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स को एडमायर करती थी और चाहती थी कि उसका पार्टनर ऐसा हो जो उसे रियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सके, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में उसकी काम और कॉन्फिडेंट ऑरा ने उसे धोखा दे दिया था और उसे लगा था कि वो कोई हिडन मास्टर है। जियांग तिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक्चुअल रैंक इतनी लो है। उसकी नजर में 19 साल की उम्र में सिर्फ सेकंड स्टेप तक पहुंचना मतलब ये था कि शायद वो अपने 30s में जाकर ब्राइट रेल्म तक पहुंचेगा। उसके लिए ये काफी डिस्करेजिंग बात थी। उसी वक्त जियांग तिंग ने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि उसके पिता की मैच मेकिंग वाली कोशिश पूरी तरह होपलेस है। अब उसकी नजर में दोनों एक ही लेवल के लोग नहीं रहे थे। कुछ मिनट तक ऑकवर्ड और फॉर्मल बातें करने के बाद जियांग तिंग खड़ी हो गई। उसने जो देखना था देख लिया था और अब वो वहां से निकलना चाहती थी। उसने एक पोलाइट लेकिन डिस्टेंट नोट दिया और घर से बाहर चली गई। इसी के साथ उनका वो छोटा सा एनकाउंटर खत्म हो गया। दूसरी तरफ वो फिर से अपनी ट्रेनिंग में लौट गया। हर घंटे के साथ उसकी बाजी कुआन की अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जा रही थी। थोड़े ही समय में उसकी पहले स्टिफ रहने वाली स्पाइन अब बेहद फ्लेक्सिबल हो
चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि अब अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। इस बार जब उसने स्ट्राइक मारा तो उसने सिर्फ वेस्ट और लेग्स की पावर यूज नहीं की, उसने अपनी बैक को भी पूरी तरह एंगेज किया। उसकी स्पाइन एक बड़े ड्रैगन की तरह फ्लेक्स हुई। परफेक्टली स्ट्रेच और स्नैप करते हुए उसने अपने फुटवर्क की एक्सप्लोसिव पावर को ऊपर की तरफ चैनल किया। पूरी ताकत उसकी वेस्ट से होती हुई अपर बॉडी तक पहुंची और कमरे में जोरदार थड गूंज उठा। सैंड बैग पर बना फिस्ट मार्क पहले से काफी ज्यादा गहरा हो गया। उसकी बाजीकुआन मास्टरी सीधे 85% तक पहुंच गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने पहले 3 स्टेप्स मास्टर कर लिए हैं, फुटवर्क, वेस्ट लेग यूनिटी और स्पाइनल कंडक्शन। अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा था, हैंड्स एग्जीक्यूशन। वही स्टेप जो उसे ऑफिशियली ब्राइट रेल्म में ब्रेक थ्रू करवा सकता था। वो अब अपने गोल के बेहद करीब था। इस बीच दोपहर ढलने लगी थी। वो किचन की तरफ गया ताकि कुछ बंस गर्म करके जल्दी से खा सके, लेकिन उसका दिमाग अब भी ट्रेनिंग में ही उलझा हुआ था। तभी लिविंग रूम से गुजरते वक्त उसने अपने पिता और आंटी वू की बातें सुन ली। ऐसा लग रहा था कि उनकी कॉन्वर्सेशन का टॉपिक अभी भी वही था। आंटी वू बता रही थी कि उसने वू गुआन डोजो में पूछताछ की थी और उसे पता चला कि आ होंग को वहां से पहले ही निकाल दिया गया है। उससे पहले वो ऑफिशियल डिसाइपल भी नहीं बन पाई थी। इतने सालों तक वो बस एक अप्रेंटिस बनकर रही और कोई इंस्ट्रक्टर उसे प्रॉपरली ट्रेन करने को तैयार नहीं था। ये सुनकर उसके पिता काफी देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले कि जब आ होंग ने उनसे कहा था कि डोजो में सब अच्छा चल रहा है और वो फॉर्मल डिसाइपल बन चुकी है, तभी उन्हें समझ आ गया था कि वो उनसे झूठ बोल रही है। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी सालों से ये फसाड बनाए हुए है, जबकि असल में डोजो में उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल थी। वो जेंटलमैन स्वॉर्ड नाम के उस इंस्ट्रक्टर को जानते थे जिसके अंडर वो ट्रेनिंग करती थी। हर साल वो उसे पैसे भेजते थे और उससे रिक्वेस्ट करते थे कि आ होंग का थोड़ा ख्याल रखे या कम से कम उसे ज्यादा बुरी तरह बुली न होने दे। आंटी वू ने लंबी सांस लेते हुए ब्रदर वू की काइंडनेस को माना, लेकिन साथ ही कहा कि ये नाटक हमेशा नहीं चल सकता। सिर्फ 1 महीने बाद हम्बल बैकग्राउंड्स वाले लोगों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का अधिकार छिन जाएगा। आ होंग अब बच्ची नहीं रही थी और वो हमेशा उसके सपनों के साथ फेक सपोर्ट देकर उसे धोखे में नहीं रख सकते थे। लेकिन उसके पिता धीरे से बोले कि मार्शल आर्ट्स ही वो एक चीज थी जिसे उनकी बेटी बचपन से सबसे ज्यादा प्यार करती आई है। उसके पिता खुद को फेलियर मानते थे। उन्हें लगता था कि वो बस एक मामूली मजदूर हैं जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं कि अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा मास्टर ढूंढ सकें। उनकी आवाज भारी और कमजोर हो गई जब उन्होंने माना कि वो सिर्फ उसकी एक्टिंग में उसका साथ दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब अहोंग आखिरकार अपना सपना छोड़ने का फैसला करेगी, तब के लिए उन्होंने कैरेज फर्म में उसके लिए पहले से जॉब भी ढूंढ रखी है। अपने पिता की टूटती हुई आवाज सुनकर उसके दिल में अजीब सी इमोशंस की लहर उठी। वो चुपचाप वहां से मुड़ गया और अपने छोटे से ट्रेनिंग रूम में वापस चला गया। अब वो ब्राइट रियल्म से सिर्फ एक आखिरी स्टेप दूर था। उसने खुद को पूरी तरह सेल्फलेस स्टेट में डाल दिया। उसका माइंड पूरी तरह क्लियर और एम्प्टी हो गया, जबकि वो लगातार पंच पर पंच मारता रहा। हर स्ट्राइक सैंड बैग पर गहरा निशान छोड़ रही थी। पहला डेंट अभी वापस अपनी शेप में आ भी नहीं पाता था कि अगला पंच उसी जगह पर जाकर लगता और निशान को और गहरा कर देता। 1 इंच, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मार्क्स लगातार डीपर होते जा रहे थे और अब वापस नॉर्मल शेप में नहीं लौट रहे थे। वो किसी पजेस्ड इंसान की तरह लग रहा था। उसकी मार्शल आर्ट्स मास्टरी इस मेडिटेटिव स्टेट में पागलों की तरह बढ़ रही थी। उसकी बाजीकुआन प्रोग्रेस सीधे 98% तक पहुंच गई। वो अब बिल्कुल आखिरी एज पर था, 99%। और तभी उसके अंदर अचानक एक स्पार्क इग्नाइट हुआ। बाजीकुआन की यूनिक एक्सप्लोसिव पावर उसकी वेन्स में दौड़ने लगी। वो सारी ताकत एक शार्प लाइन की तरह कंडेंस होकर एक ही पॉइंट पर फोकस हो गई और फिर उसके फिस्ट से एक्सप्लोड कर गई। सैंड बैग उस ताकत को सह नहीं पाया। वो सीधे धूल और टुकड़ों में फट गया। आखिरकार उसने ब्राइट रियल्म हासिल कर लिया था, 100% मास्टरी। इस पल से वो ऑफिशियली एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। 10 साल की स्ट्रगल के बाद आखिरकार उसने रोशनी में कदम रख दिया था। उसके अंदर एक अजीब सी फ्रीडम महसूस हुई, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। ट्रेनिंग रूम साफ करने के बाद वो एपोथेकेरी पहुंचा। वहां उसने 24 एक्सटर्नल प्लास्टर्स और 2 जार्स इंटरनल मेडिसिन खरीदी। ऑनेस्टली ये किसी आम इंसान के लिए पूरे 2 साल का स्टॉक था। टोटल प्राइस थी 100 सिल्वर युआन, जो लगभग उसके पिता की पूरे साल की कमाई के बराबर थी। एक सर्वेंट होने की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उसे अपनी सबसे प्रेशियस चीज गिरवी रखनी पड़ी। उसकी माँ द्वारा छोड़ा गया जेड ब्रेसलेट। उसने प्रॉमिस किया कि 1 महीने के अंदर वो मेडिसिन का पूरा पैसा और इंटरेस्ट चुका देगा ताकि ब्रेसलेट वापस घर ला सके। शुरुआत में उसे महसूस हुआ कि इतनी नई पावर को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ प्रैक्टिस शुरू की और अपनी स्ट्रेंथन बॉडी की लिमिट्स टेस्ट करने लगा। उसकी टेक्निक अभी परफेक्ट नहीं थी। लगभग 20 अटेम्प्ट्स लगे, तब जाकर वो एक्सीडेंटली एक ब्राइट रियल्म स्ट्राइक निकाल पाया। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद उसने रिदम पकड़नी शुरू कर दी। अब हर कुछ स्ट्राइक्स में से एक स्ट्राइक वो डेवास्टेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड पावर लेकर आती। आम लोगों को इस शुरुआती स्टेज को मास्टर करने में महीनों लगते, लेकिन वो इसे सिर्फ एक दोपहर में ब्रीज की तरह पार कर रहा था। यहाँ तक कि लेजेंडरी जेंटलमैन स्वॉर्ड, जो कभी उसे किसी दूर बैठे गॉड जैसा लगता था, अब ऐसा इंसान बन चुका था जिसे वो कैचअप कर सकता था। दोनों के बीच का गैप तेजी से कम हो रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ डिस्टेंस श्रिंक होती जा रही थी। उसके बाद से
उसने अपना हर जागता हुआ पल जंगल में बिताना शुरू किया। वो लगातार फॉर्म्स प्रैक्टिस करता, मेडिसिन यूज करता और पास के वेल का पानी पीकर खुद को जिंदा रखता। जब भी उसका पेट भूख से कराहता, वो उस फीलिंग को फोर्सफुली इग्नोर कर देता। उसे खाने से ज्यादा हंगर अपनी प्रोग्रेस की थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ ट्रीज पर पड़ रहे उसके फिस्ट्स की रिदमिक थट्स पर था। वो भारी और डल आवाजें पूरे फॉरेस्ट में गूंजती रहती, जबकि वो अपना पूरा सोल ट्रेनिंग में झोंक देता। उसका शरीर पसीने से भीगा रहता, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। वो खुद को लगातार पुश करता रहा जब तक उसकी प्रोग्रेस 135% तक नहीं पहुंच गई। वो सिर्फ इतना रुकता कि अपनी वाटर स्किन उठाकर कुछ घोंट ठंडा पानी पी सके। तभी जंगल की खामोशी के बीच अचानक एक आवाज गूंजी, यंग मैन, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम तो ऑलरेडी ब्राइट रेल में एंटर कर चुके हो। आवाज सुनते ही उसने मुड़कर देखा। वहाँ एक मिडिल एज्ड आदमी लंबा रोब पहने खड़ा था और उसके पीछे व्हाइट ट्रेनिंग क्लोथ्स में एक यंग वुमेन थी। ये दोनों चेहरे वो पहचानता था। ब्राइट रेल अचीव करने से पहले उसने इन्हें कई बार इसी जंगल में देखा था, शायद हर 10 ट्रेनिंग सेशंस में 2 या 3 बार। लेकिन तब ना उस आदमी ने और ना उस लड़की ने कभी उसकी तरफ ध्यान दिया था, और उसने भी जानबूझकर डिस्टेंस बनाए रखा था ताकि कोई अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लगता था कि अब जाकर ब्राइट रेल मास्टर करने के बाद उसे नोटिस किए जाने का हक मिला था। मेरा कोई मास्टर नहीं है, उसने कामली जवाब दिया। मैं बस खुद प्रैक्टिस करता हूँ। नो मास्टर? आदमी की आंखों में सरप्राइज की हल्की चमक आई, फिर अचानक उसके चेहरे पर रियलाइजेशन वाला एक्सप्रेशन आ गया, जैसे अब सब समझ में आ गया हो। वो बोला, अब समझ आया। तुमने क्लियरली ब्राइट रेल की पावर कंसोलिडेट कर ली है, फिर भी बेसिक फिस्ट टेक्निक सीख प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या तुमने बाजीकवान के 6 ग्रैंड ओपनिंग्स शुरू नहीं किए? 6 ग्रैंड ओपनिंग्स? सच कहे तो उसने ये नाम पहली बार सुना था। मिडिल एज्ड आदमी शायद अच्छे मूड में था। वो मुस्कुराते हुए समझाने लगा कि ये ओपनिंग्स असल में बाजीकवान की कोर स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हें 6 अलग अलग मूवमेंट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन उनमें सबसे डेंजरस मूव होता है एपेक्स पावर, हार्ट पियर्सिंग स्ट्राइक। हार्ट पियर्सिंग एल्बो इतनी फेमस टेक्निक थी कि वो हड्डियां तक तोड़ सकती थी। बहुत कम लोग उसे डायरेक्टली ब्लॉक करने की हिम्मत करते थे। आओ अपने हाथ मुझ पर रखो, फील करो कि पावर बॉडी में कैसे फ्लो करती है। उसने इशारा किया कि वो अपने हाथ उन जॉइंट्स पर रखे जहां से पावर ओरिजिनेट होती है। उसे समझ आ गया कि आदमी उसकी टेक्निक गाइड करना चाहता है, इसलिए उसने बिना हेजिटेट किए थैंक्स कहा और आगे बढ़ गया। जैसे ही आदमी ने अपना स्टांस टाइटन किया, उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की कांप गई और फुट प्रेशर से वहां गहरा निशान बन गया। अचानक उसके शरीर से वायलेंट पावर इरप्ट हुई, जैसे कोई ड्रैगन जमीन के अंदर से जाग उठा हो। वो ताकत उसकी हिप्स और स्पाइन के ट्विस्ट के साथ ऊपर की तरफ स्पाइरल होने लगी। फिर वो सारी एनर्जी उसकी राइट आर्म में कॉइल होकर इकट्ठा हुई और अगले ही पल उसने अपना एल्बो एक पुराने ट्री पर जोर से दे मारा। क्रैक की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। इम्पैक्ट इतना मॉन्स्ट्रस था कि ट्री ट्रंक वहीं अंदर की तरफ धंस गया और उसकी बात टूटकर बिखर गई। इनक्रेडिबल। वो खुद को फुसफुसाने से रोक नहीं पाया। पिछले 2 दिनों से वो इसी हार्ट ट्री पर पंचेस मार रहा था, लेकिन एक छोटा मार्क तक नहीं छोड़ पाया, जबकि इस आदमी के एल्बो स्ट्राइक ने उसे इंस्टेंटली तोड़ दिया। अगर ये अटैक किसी इंसान पर लगता तो वो वहीं मर जाता। टेक्निक कई बार डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद मिडिल एज्ड आदमी पीछे हट गया और हमारे प्रोटैगनिस्ट को खुद ट्राई करने का मौका दिया। उसने अभी अभी महसूस की गई एनर्जी फ्लो को याद किया। फिर उसने अपना स्टांस तैयार किया, वेस्ट ट्विस्ट की, आर्म उठाई और प्रिसीजन के साथ एल्बो फॉरवर्ड ड्राइव कर दिया। उसी पल उसकी बाजीकवान प्रोग्रेस 135% से सीधे 136% पर जंप कर गई। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। अब उसे समझ आ गया था कि एक जेन्युइन पावर डिलीवरी टेक्निक सीखने के बाद सिर्फ एक स्ट्राइक ही उसे पूरा 1 पॉइंट एक्सपीरियंस दे रही है। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अब सब क्लियर था। उसकी प्रोग्रेस असल में मार्शल आर्ट पर उसकी ट्रू मास्टरी को रिप्रेजेंट करती थी। हालांकि वो इवेंचुअली ट्रायल एंड एरर से ये सारे सीक्रेट्स खुद भी समझ सकता था, लेकिन उसमें उसका बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट बर्बाद होता। लेकिन अब जब वो उन लोगों के शोल्डर्स पर खड़ा था जिन्होंने ये रास्ता पहले ही तय कर लिया था, तो उसे गैस वर्क करने की जरूरत नहीं रही। वो सीधे एक्चुअल ट्रेनिंग पर फोकस कर सकता था। नेचुरली उसकी प्रोग्रेस और भी तेजी से बढ़ने लगी। पास खड़ी यंग वुमन ने अपने मास्टर से पूछा कि उस लड़के को हार्ट पियर्सिंग एल्बो मास्टर करने में कितना टाइम लगेगा। उसने अंदाजा लगाया शायद 1 या 2 महीने, लेकिन आदमी ने कैजुअली जवाब दिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो दोनों इतने क्लोज भी नहीं थे। उसने तो बस अचानक मूड में आकर उसे गाइड कर दिया था। अपनी वाटर स्किन से कैजुअल सिप लेते हुए वो आदमी ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके स्टैंडर्ड्स बेहद हाई हों। वो बोला कि अगर ये लड़का इतनी कम उम्र में ब्राइट रेल मास्टर ना कर चुका होता तो वो उसकी तरफ दूसरी बार देखता तक नहीं। बाजीकवान के सबसे फेमस किलिंग मूव्स में से एक हार्ट पियर्सिंग एल्बो को मास्टर करना बेहद मुश्किल माना जाता था। इसमें पावर डिलीवरी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फ्लूइडिटी की रिक्वायरमेंट इतनी एक्सट्रीम थी कि शुरुआत की एक छोटी सी गलती आखिर में मैसिव फेलियर बन जाती थी। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इसी रास्ते में भटक जाते थे और अगर मास्टर गाइड करने वाला ना हो तो शायद वो हिडन फ्लॉस कभी सही ही ना हो पाए। आदमी की नजर में अगर कोई इसे 1 महीने में मास्टर कर ले तो वो ऑलरेडी इंप्रेसिव माना जाता। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया कि अब निकलने का वक्त हो गया है। वो सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद वापस आएगा। उसने अपनी वाटर स्किन वापस बेल्ट पर टांगी और आराम से जंगल के बाहर की तरफ चलने लगा। उसके हिसाब से 3-4 दिन बाद भी वो लड़का अभी रिदम ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा होगा, और अगर तब उसने सही एटीट्यूड दिखाया और मदद मांगी तो शायद वो उसे कुछ और पॉइंटर्स दे देता। सच कहें तो वो काफी जनरस इंसान था। पास चल रही यंग वुमन हंसते हुए बोली कि कुछ दिनों बाद देखने जैसा होगा ही क्या। उनके सीनियर डिसाइपल जैसे ट्रू जीनियस को भी ये टेक्निक सीखने में पूरे 10 दिन लगे थे। उसे नहीं लगता था कि ये स्ट्रेंजर उनके बेस्ट डिसाइपल से बेहतर हो सकता है। उसके मास्टर ने कहा कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत रखो। उसने समझाया कि उनका सीनियर डिसाइपल एक रेयर टैलेंट है जो सिर्फ उसके खुद के यंग डेज से थोड़ा इंफीरियर था। ये
कहते वक्त मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ नजर आ रहा था। उसका टॉप डिसाइपल अपने जनरेशन का शाइनिंग स्टार था, जिसने सिर्फ 10 दिनों में टेक्निक मास्टर कर ली थी, और वो फीट सिर्फ उसके खुद के लेजेंडरी 3-डे मास्टरी रिकॉर्ड से नीचे थी। यंग वुमन ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि आखिर उसे खुद कितना टाइम लगा था। वो जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक एक शार्प एक्सप्लोसिव इंपैक्ट की आवाज जंगल में गूंज उठी। दोनों ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उनके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे फ्रीज हो गए। सामने पुराने ट्री ट्रंक पर एक साफ और गहरा एल्बो इंडेंटेशन बना हुआ था। उसने सिर्फ कुछ बातें होने के दौरान ही टेक्निक मास्टर कर ली थी। यहाँ तक कि ली शक सिंह जैसे ग्रैंड मास्टर, जिन्हें पूरे मार्शल वर्ल्ड में गॉड स्पीयर के नाम से जाना जाता था, इस मोमेंट पर अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगे। यंग वुमन खुद को रोक नहीं पाई और कांपती आवाज में दोबारा पूछ बैठी कि उस सेम मूव को मास्टर करने में उन्हें आखिर कितना टाइम लगा था। ली शक सिंह कुछ पल तक साइलेंट रहे, फिर उन्होंने शांत और इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देखा और कैजुअली बोले कि लड़का लगभग उतना ही फास्ट है जितने वो खुद थे। ये सुनकर यंग वुमन ने उन्हें प्योर सस्पिशन वाली नजर से देखा। तभी उसने देखा कि उसका मास्टर मुस्कुराते हुए सीधे हुओ यूहाओ की तरफ चलने लगा। उसका चेहरा हल्का पेल पड़ गया, क्योंकि वो तुरंत समझ गई कि उसके मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जल्दी से पूछ बैठी, मास्टर, क्या आप सच में उसे अपना डिसाइपल बनाने वाले हैं? ली शो सिंह हंस पड़े और बोले, क्या तुम्हें लगता है ये लड़का इतना टैलेंटेड नहीं कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर बन सके? यंग वुमन ने तुरंत कहा कि बात वो नहीं है। उसने उन्हें याद दिलाया कि जिनमैन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने सख्त रूल्स बनाए हैं, जिनके मुताबिक हम्बल बैकग्राउंड वाले लोगों को डोजोज में रिक्रूट करना फॉरबिडन है। अगर किसी स्कूल ने ये रूल तोड़ा तो बाकी सारे स्कूल्स का रैथ उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन युआन होंग को देखते हुए शो सिंह की आंखों में अनकंट्रोलेबल एडमिरेशन साफ दिखाई दे रही थी। वो बोले कि इतनी रेयर टैलेंट को सिर्फ पेटी प्रेजुडिस की वजह से दबाकर नहीं रखा जा सकता, और एसोसिएशन का प्रेशर वो खुद हैंडल करेंगे। यंग वुमन चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि वो अपने मास्टर का माइंड नहीं बदल सकती, वो बस अंदर ही अंदर साय कर सकती थी, सोचते हुए कि क्या ये रिस्क सच में वर्थ इट है। तब तक ली शू सिंह खुद युआन होंग के पास पहुंच चुके थे। वार्म स्माइल के साथ उन्होंने कहा, तुम्हारा टैलेंट एक्सेप्टेबल है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या युआन होंग उनके सेक्ट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। जैसे ही उसने गॉड स्पीयर ली शू सिंह का नाम सुना, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आदमी एक लिविंग लेजेंड था, ऐसा मास्टर जिसने फिस्ट और स्पीयर दोनों आर्ट्स में परफेक्शन हासिल की थी और जिसे कभी डिफीट का टेस्ट नहीं मिला था। सच कहें तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो शू सिंह को ज्वाइन कर लेता तो आने वाले टूर्नामेंट में जेंटलमैन स्वॉर्ड को हराने के उसके चांसेस सीधे 20% से ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाते। और सबसे बड़ी बात, उसके पिता ने जो जीनियस सन वाली फेक इमेज सालों से बनाई थी, वो अब सच बनने वाली थी। उसके पिता उस पर जरूर प्राउड महसूस करेंगे। अब वक्त आ गया था कि वो अपना सिर ऊंचा करके चले। युआन होंग बिना एक सेकंड डाउट किए अपने नए मास्टर के सामने झुक गया। आखिर कौन ली शो सिंह जैसी लेजेंड की आइडेंटिटी पर शक करने की हिम्मत करता? आखिरी इंसान जिसने उनकी आइडेंटिटी फेक करने की कोशिश की थी, वो दुनिया से ही गायब हो गया था। शो सिंह जोर से हंसे और लगातार 3 बार गुड कहा। जेन्युइन स्माइल के साथ उन्होंने अनाउंस किया कि आज से युआन होंग उनका 6th डिसाइपल है। फिर उन्होंने उस यंग वुमन का इंट्रोडक्शन कराया। उसका नाम फांग यू था और वो जिनमैन के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। शो सिंह मजाक करते हुए बोले कि अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो उसी से मांग लेना। युआन होंग आगे बढ़ा और अपनी नई सीनियर सिस्टर को ग्रीट किया। फांग यू थोड़ी हेल्पलेस महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसके मास्टर ने फैसला कर लिया था तो उसे एक्सेप्ट करना ही था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपना पर्स लाना भूल गई है, इसलिए उसने अपना जेड ब्रेसलेट उतारा और उसे वेलकमिंग गिफ्ट की तरह युआन होंग को दे दिया। और हाँ, ये काफी जनरस गिफ्ट था। युआन होंग ने उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और थैंक्स कहा। फिर वो वापस शू सिंह की तरफ मुड़ा और बताया कि टेक्निकली वो अभी भी वेन जियान डोजो में रजिस्टर्ड है। पिछले कुछ दिनों में उसे वहां से कोई फॉर्मल डिसमिसल लेटर नहीं मिला था, इसलिए उसे अपने एग्जैक्ट स्टेटस का पता नहीं था। रियलिटी ये थी कि जेंटलमैन स्वॉर्ड ने उसे इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी थी कि उसे ऑफिशियली रिकॉर्ड से रिमूव करने का बेसिक पेपर वर्क तक पूरा करे। शू सिंह ने इसे छोटी सी बात कहकर डिसमिस कर दिया और ताली बजाई। अगले ही पल पास के ट्रीज की शैडो से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी मूवमेंट इतनी साइलेंट थी कि वो ऑलमोस्ट घोस्ट जैसा लग रहा था। ये ओल्ड सू था, एक लॉयल अटेंडेंट जो दशकों से शू सिंह के साथ था। शू सिंह ने ओल्ड सू को ऑर्डर दिया कि वो लड़के को वेनजियान डुइलो ले जाए और उसकी ऑफिशियल फाइल्स वापस लेकर आए। युआन होंग ने एक बार फिर अपने मास्टर को थैंक किया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों एक रिक्शा में बैठकर उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहां युआन होंग ने अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल बिताए थे। करीब 15 मिनट बाद वो वेनजियान डोजो के फेमिलियर हॉल्स में दाखिल हुए। गॉड स्पीयर डोजो के इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल का वहां आना बेहद रेयर था, इसलिए नेचुरली पूरे डोजो का अटेंशन उनकी तरफ खिंच गया। लेकिन जैसे ही ओल्ड सू की नजर पूरे हॉल में घूमी, वहां मौजूद डिसाइपल्स और गार्ड्स अजीब तरीके से हिप्नोटाइज जैसे लगने लगे। सबने इंस्टिंक्टिवली रास्ता छोड़ दिया, जैसे किसी साइलेंट प्रेशर ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इनविजिबल स्पेल के अंडर हो। दोनों बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधे रिकॉर्ड्स ऑफिस तक पहुंच गए और वहां से जरूरी आइडेंटिटी फाइल्स ले ली। लेकिन जब वो वापस निकल रहे थे तभी किसी ने युआन होंग को पहचान लिया। उसने इशारा करते हुए कहा, अरे ये तो कोर्टयार्ड वाला अप्रेंटिस नहीं है, होंग नाम था इसका। उसी इंसान ने जल्दी से जेंटलमैन स्वॉर्ड को बताया कि युआन होंग के साथ जो आदमी है वो प्रेस्टिजियस गॉड स्पीयर डोजो से लगता है। जेंटलमैन स्वॉर्ड की नजर कैजुअली युआन
युआन होंग के ऊपर से गुजरी और सीधे ओल्ड सू की गॉड स्पीयर यूनिफॉर्म पर जाकर टिक गई। उसने मन ही मन सोचा कि युआन होंग बस एक सोशल क्लाइंबर है जिसने डोजो से निकाले जाने के बाद कोई नया मास्टर पकड़ लिया है। पास खड़े किसी आदमी ने हंसते हुए कहा कि इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। जेंटलमैन स्वॉर्ड ने भी इंटरेस्ट खो दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। ठीक उसी वक्त युआन होंग अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था। उसी पल उसका नाम ऑफिशियली वेनजियान डोजो के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी से कंप्लीटली फ्री था। अब वो सिर्फ एक अप्रेंटिस नहीं रहा था। ओल्ड सू ने कहा कि काफी देर हो चुकी है और वो सक्सेसर को वापस छोड़ने चलेगा। युआन होंग ने पोलाइटली उनका थैंक्स किया, लेकिन जैसे ही जेंटलमैन स्वॉर्ड ने सक्सेसर वर्ड सुना उसके कदम वहीं रुक गए। वो अचानक पीछे मुड़ा और पहली बार उसका काम एक्सप्रेशन टूट गया। उसने शौक भरी नजरों से ओल्ड सू और उस लड़के को देखा जिसे वो अभी तक इग्नोर करता आया था। गॉड स्पीयर डोजो में सिर्फ एक ही मास्टर था, ली शुक सिंह, और अगर किसी को सक्सेसर कहा जाए तो उसका सिर्फ एक मतलब होता था, डायरेक्ट डिसाइपल। लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा था। जेंटलमैन स्वॉर्ड डिसबिलीव के साथ उन्हें देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से आंसर्स ढूंढने लगा। आखिर वो खुद इतनी हाई टैलेंट होने के बावजूद सालों पहले ली शुक सिंह की नजर में नहीं चढ़ पाया था, तो ये नोबडी कैसे बन गया उनका डिसाइपल। उसे समझ ही नहीं आया कि एक कॉमनर अचानक शुक सिंह का डिसाइपल कैसे बन सकता है। आखिर शुक सिंह के स्टैंडर्ड्स लेजेंडरी थे। वो खुद से बार बार कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। उससे भी ग्रेटर टैलेंट वाला कोई इंसान, ये बात उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। वो युआन होंग को घूरने लगा जैसे उससे जवाब मांगना चाहता हो, लेकिन उसकी पब्लिक इमेज, एक काम और इंडिफरेंट मास्टर वाली इमेज उसे रोक रही थी। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इस मैटर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। उसे सच जानना ही था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ओल्ड सू और युआन होंग वापस गॉड स्पीयर डोजो पहुंच चुके हैं ताकि उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पूरी की जा सके। विशाल ट्रेनिंग हॉल में एंटर करते ही युआन होंग की मुलाकात फिर से ली शुक सिंह से हुई। उसका नया मास्टर जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। शुक सिंह ने सेटिस्फैक्शन के साथ लड़के की स्ट्रेट पोस्चर को देखा और उसकी तरफ एक छोटा आयरन टोकन उछाल दिया। वो एक मेडिसिन पास था। उन्होंने कहा कि अब से उसे जो भी मेडिसिन चाहिए वो हुयांग क्लिनिक से ले सकता है। फिर ग्रिन करते हुए बोले कि उसकी सीनियर सिस्टर उसका पेमेंट करेगी। टोकन पकड़ते ही युआन होंग की आंखें चमक उठी। सच कहें तो इस स्टेज पर उसे सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी। ब्राइट मिरर स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी पुरानी चीप मेडिसिन अब उसके बॉडी की रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं थी। उसे जिन हाई ग्रेड ऑइंटमेंट्स की जरूरत थी वो इतने एक्सपेंसिव थे कि वो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। इसी वजह से अब तक उसे मजबूरी में लो क्वालिटी मेडिसिन से काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन अब अपने मास्टर द्वारा दिए गए मेडिकल पास की वजह से उसे ब्राइट मिरर स्टेज के दौरान अपने बॉडी को एग्जॉस्ट होने की चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि ये स्टेज अभी शुरुआती लेवल पर थी। शू सिंह ने डिसाइड किया कि आज का दिन सेक्ट की रियल टेक्निक सिखाने के लिए परफेक्ट है। उन्होंने समझाया कि उसकी मार्शल प्रैक्टिस को ग्रेट स्पीयर के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। इतना कहकर शू सिंह वेपन रैक के पास गए और वहां से एक व्हाइट वैक्स स्पीयर उठा लिया। इंटरनल एसेंस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के बाद शू सिंह ने अचानक एक भारी ग्रंट छोड़ा और अपना राइट फुट जोर से जमीन पर पटका। अगले ही पल उनके हाथ की व्हाइट वैक्स स्पीयर बिजली की तरह आगे शूट हुई। एक हल्की लेकिन क्रिस्प आवाज गूंजी और स्पीयर का टिप सीधे राइस पेपर के स्टैक को पियर्स कर गया, फिर उतनी ही स्मूथली वापस खिंचाया। जब शू सिंह ने आखिरकार स्पीयर नीचे किया तब युआन होंग ध्यान से उस पंक्चर्ड पेपर को देखने लगा। वो शॉक में पड़ गया। वहां पूरे 10 लेयर्स राइस पेपर की थी, लेकिन उन सब में सिर्फ एक सिंगल परफेक्टली स्मूथ कट बना हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी भारी स्पीयर ने उसे पियर्स किया है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्टर सोर्ड्समैन ने ब्लेड से परफेक्टली काव किया हो। इतनी टेरिफाइंग लेवल की कंट्रोल सच में अनइमेजिनेबल थी। मूव को कुछ बार और डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद शू सिंह ने कैजुअली स्पीयर युआन होंग के हाथ में थमा दी और अपने हाथ पीछे बांध कर वहां से चल दिए। उसकी सीनियर सिस्टर फांग युआन उन्हें जाते हुए देखकर सरप्राइज हो गई। उसने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, लेकिन शू सिंह बोले कि लड़के को अकेले प्रैक्टिस करने दो ताकि वो ट्रू मास्टरी और शैलो ट्रिक्स के बीच का फर्क खुद समझ सके। वो ये भी चाहते थे कि लड़का एरोगेंट ना बन जाए। जब फैंग युआन ने पूछा कि उन्होंने आखिर उसे कौन सी टेक्निक सिखाई है, तब उन्होंने कैजुअली जवाब दिया, पियर्सिंग फिंगर। ये सुनकर फैंग युआन स्टन रह गई। उसे याद आया कि उनके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने इस टेक्निक को मास्टर करने में ऑलमोस्ट अपना दिमाग खो दिया था। उसने काउंटलेस रूम्स भर राइस पेपर्स बर्बाद कर दिए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शू सिंह एक न्यू कमर को बिना प्रॉपर फाउंडेशन के ये टेक्निक ट्राई करने दे रहे हैं। लेकिन शू सिंह ने बस शोल्डर्स उचकाए और बोले कि उनके खुद के मास्टर ने भी उनके साथ यही किया था। ये असल में एक डॉन्टिंग चैलेंज होता है ताकि नया डिसाइपल शुरुआत में ही हम्बल रहना सीख ले। चलते चलते शू सिंह अपने पास्ट को याद करके हल्का मुस्कुराने लगे। उन्होंने बिना किसी हेल्प के सिर्फ 5 दिनों में वाटर रिपल स्ट्राइक मास्टर कर लिया था और अपने मास्टर का रिकॉर्ड पूरे आधे महीने से तोड़ दिया था। इतने दशकों बाद भी अपने मास्टर के शॉक्ड एक्सप्रेशन को याद करके उनके चेहरे पर फेंट स्माइल आ जाती थी। आखिर ये उनकी लिनिएज की पुरानी ट्रेडिशन थी कि मास्टर शुरुआत में ही नए डिसाइपल की लिमिट्स टेस्ट करता है। दूसरी तरफ हॉल के अंदर युआन होंग ने हैवी स्पीयर को मजबूती से पकड़ा और अपने मास्टर की मूवमेंट्स कॉपी करते हुए फर्म स्टांस लिया। उसने पैर जमाया, वेस्ट ट्विस्ट की और स्पीयर थ्रस्ट किया, लेकिन क्लीन स्ट्राइक की जगह स्पीयर टिप ने पूरे राइस पेपर के स्टैक को मेसी तरीके से फाड़ दिया। पेपर के टुकड़े बर्फ की तरह हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। उसकी बाजी क्वाइन ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस अभी सिर्फ
सिर्फ 6% थी। लेकिन फिर भी युआन होंग बिल्कुल डिस्करेज नहीं हुआ। उसने अभी वाले स्ट्राइक की फीलिंग को अब्सॉर्ब किया और फिर से स्पीयर थ्रस्ट किया। इस बार राइस पेपर अभी भी फटी, लेकिन डैमेज पहले से काफी कम था। अब सिर्फ आधी शीट ही टियर हुई। वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा, जबकि उसकी बाजी क्वान ट्रैंक्विलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। युआन होंग कुछ पल रुककर हर मूवमेंट को डीपली रिफ्लेक्ट करता, फिर पोस्चर एडजस्ट करके दोबारा स्ट्राइक मार देता। पूरा आफ्टरनून वो वहीं खड़ा रहा। हर थ्रस्ट के बाद वो रुककर उस सेंसेशन को एब्जॉर्ब करता और फिर तुरंत अगला स्ट्राइक करता। वो हर छोटे नुआंस को महसूस कर रहा था। अब राइस पेपर पहले की तरह टुकड़ों में नहीं फट रही थी, जिसका मतलब था कि वो आखिरकार अपनी इंटरनल फोर्स को गैदर करना शुरू कर चुका था। वो इस टेक्निक के थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया था। कुछ टी पीने और अपने मास्टर द्वारा छोड़ी गई ट्रैंक्विलिटी स्टेज मेडिसिनल पेस्ट के कुछ बाइट्स खाने के बाद वो फिर तैयार हो गया। युआन होंग ने हैवी स्पीयर दोबारा उठाई और इंटेंस प्रैक्टिस का नया राउंड शुरू कर दिया। स्पीयर टिप की विस्लिंग साउंड पूरे हॉल में गूंजने लगी। हवा चीरती स्पीयर और पेपर के शार्प रिप की आवाजें लगातार ट्रेनिंग हॉल में फैल रही थीं। जैसे जैसे शाम करीब आई, कुछ बदलने लगा। जब युआन होंग ने स्पीयर थ्रस्ट किया तो राइस पेपर के इंपैक्ट पॉइंट से एक विजिबल रिपल फैल गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंका गया हो। आखिरकार उसने एंटर्ड हॉल लेवल मास्टरी हासिल कर ली थी। उसकी बाजी क्वान ट्रैंक्विलिटी प्रोग्रेस काफी बढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि टॉप रैंक्ड मार्शल आर्ट्स सच में टेरिफाइंगली डिफिकल्ट होती हैं। सिर्फ इस बेसिक लेवल तक पहुंचने में ही उसे लगभग पूरा आफ्टरनून लग गया था। उसके हिसाब से उसकी स्पीड बेहद स्लो थी। उसे चिंता होने लगी कि फुल मास्टरी तक पहुंचने में शायद पूरे 2 दिन लग जाएं, और उसके लिए ये थॉट ही हॉरिफाइंग था। उसे डर था कि कहीं उसका मास्टर डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। वो सोचने लगा कि शायद शुक सिंह ने अपनी यूथ में इसे उससे भी कहीं फास्टर मास्टर कर लिया होगा। उसने तुरंत डिसाइड किया कि आज रात घर जाकर वो और 6 घंटे प्रैक्टिस करेगा। वो चाहता था कि कल तक बिना एक भी टीयर किए 3 लेयर्स राइस पेपर को पियर्स कर सके। वो अपने मास्टर को डिसअपॉइंट करने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंदर ही अंदर युआन होंग को एक सडन और इंटेंस अर्जेंसी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि उसका मास्टर आखिर इतना मॉन्स्टर कैसे हो सकता है, जो उसकी यूनिक ग्रोथ टैलेंट से भी फास्टर प्रैक्टिस करता था। उसने खुद से कहा कि उसे और हार्डर ट्रेन करना होगा। जब तक ट्रेनिंग उसे मार नहीं देती, वो खुद को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करेगा। अपने मसल्स की डल पेन को इग्नोर करते हुए युआन होंग ने अपनी बैक सीधी की और फिर से प्रैक्टिस साइकिल शुरू कर दी। इस सेल्फ ऑब्लिवियन स्टेट में उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। जब तक सूरज डूबने लगा, उसकी प्रोग्रेस एक नए पीक पर पहुंच चुकी थी। उसकी बाजी क्वान ट्रैंक्विलिटी 600 में से 209 तक पहुंच गई थी। इस स्पीड से वो सिर्फ 3 या 4 दिनों में फुल मास्टरी हासिल कर लेगा। देर होती देखकर युआन होंग ने स्पीयर वापस रखी और अकाउंटेंट के पास जाकर अपना मंथली 100 सिल्वर युआन अराउंड्स कलेक्ट किया। इतनी बड़ी रकम उसके पिता की पूरे साल की मेहनत की कमाई के बराबर थी, इसलिए उसने सोचा इसे तुरंत सिक्योर कर लेना बेहतर होगा। पैसे लेने के बाद उसने एक व्हाइट वैक्स वुड स्पीयर और राइस पेपर के 6 बड़े स्टैक्स खरीदे। उन्हें घर पहुंचाने के लिए उसे कई लेबरर्स हायर करने पड़े। अब जाकर उसे मार्शल आर्ट्स स्वॉलोज गोल्ड वाली कहावत का मतलब समझ आया। सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग मटेरियल्स की कीमत ही टेरिफाइंगली हाई थी। सच कहें तो ये उसके पिता की आधे साल की सैलरी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। मार्शल आर्ट्स हॉल से बाहर निकलते वक्त अचानक उसकी नजर एक फैमिलियर बैग पर पड़ी। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो फिगर बेहद ज्यादा उसके पिता जैसी लग रही थी, लेकिन दूरी और सिर्फ एक पल की झलक की वजह से वो श्योर नहीं हो पाया। जब तक वो क्राउड को पुश करके करीब पहुंचा, वो आदमी भीड़ की भीड़ में गायब हो चुका था। कोई निशान तक नहीं बचा था। आखिरकार उसने खुद से कहा कि शायद उसने गलत देखा होगा। हाल के दिनों में उसके पिता बहुत कम घर आने लगे थे। वो रातों में भी बाहर अननोन काम करते रहते थे। थैंकफुली अब मार्शल आर्ट्स हॉल से मिलने वाले 100 सिल्वर युआन मंथली स्टाइपेंड की वजह से उनका परिवार बिना किसी चिंता के जी सकता था और उसके पिता को इतनी जान तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओल्ड हु बाओ सावधानी से गॉड स्पीयर हॉल के मैनेजर को अपनी रिक्शा तक लेकर जा रहा था। जैसे ही ऑफिशियल आराम से बैठा, ओल्ड हु ने रिक्शा खींचना शुरू कर दिया। मैनेजर का नाम जीन था और उसका शरीर इतना गोल मटोल था कि वो किसी गेंद जैसा लगता था। उसका वजन 2 आदमियों जितना था। फिर भी ओल्ड हु को तेजी और स्मूथली रिक्शा खींचनी पड़ रही थी, जो साफ तौर पर बेहद एग्जॉस्टिंग था। कुछ ही देर में उसकी पतली शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग गई। उधर जीन खुद से बड़बड़ाते हुए हॉल में फैली एक स्ट्रेंज र्यूमर के बारे में सोच रहा था। अपेरेंटली हॉल में एक नया पर्सनल डिसाइपल आया था और मास्टर सू उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह सीक्रेट रख रहे थे। बस इतना पता था कि लड़का 20 साल से कम उम्र का है। ओल्ड हु ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने मैनेजर की बातें सुनी ही ना हो और बस चुपचाप अपना काम करता रहा। सच कहें तो उसकी यही क्वालिटी सबसे खास थी। उसे स्पेसिफिकली इसलिए हायर किया गया था क्योंकि वो कभी सुनी हुई बातें आगे नहीं फैलाता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में गहरी एनवी उठी। 20 साल से कम उम्र, यानी वो लड़का लगभग उसके अपने बेटे युआन होंग की उम्र का होगा। वो सोचने लगा कि आखिर कैसा जीनियस होगा जो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रैंक हासिल कर गया। उसने खुद से कहा कि अगर उसके युआन होंग में उस जीनियस का सिर्फ 10% टैलेंट भी होता तो वो दुनिया का सबसे सैटिस्फाइड फादर बन जाता। ओल्ड हु आखिरकार बड़ी मुश्किल से बाकी बचे पैसे इकट्ठा कर पाया था। जैसे ही उसने देखा कि मोटा मैनेजर अपनी सोच में खो गया है, उसने हिम्मत करके अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछा। वो बेहद कॉशियसली बात कर रहा था क्योंकि पिछले कई दिनों से वो खुद को ऑलमोस्ट तोड़ चुका था सिर्फ युआन होंग का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। रिक्शा पुलर्स की दुनिया में एक जॉब सबसे बड़ी मानी जाती थी, गॉड स्पीयर हॉल का ऑफिशियल रिक्शा पुलर बनना। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि काम लाइट था और दिन में सिर्फ 2 ट्रिप्स करनी पड़ती थी। असली बात ही सैलरी, पूरे 100 सिल्वर युआन हर महीने, जो उसकी
की जैसी हालत वाले आदमी के लिए छोटी फॉर्च्यून थी। नेचुरली इतनी अच्छी जॉब की डिमांड बहुत ज्यादा। ओल्ड हु खुद अपने लिए परमानेंट स्पॉट सिक्योर नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने हर पॉसिबल कोशिश की। वो हॉल मैनेजर को खुश करने में लगा रहा ताकि वो युआन होंग के लिए एक रिकमेंडेशन दे दे। सच कहें तो ये एक डेस्परेट गैम्बल था। गॉड स्पीयर हॉल जैसे पावरफुल प्लेस का मैनेजर इतना इन्फ्लुएंशियल था कि लोकल पुलिस चीफ्स तक उससे अटमोस्ट रिस्पेक्ट से बात करते थे। ओल्ड हु और युआन होंग जैसे लोगों के लिए वो ऑलमोस्ट अनरीचेबल हाई रैंकिंग फिगर था। उसके लिए किसी छोटे जॉब का अरेंजमेंट करना बेहद आसान होना चाहिए था। ओल्ड हु, मैनेजर धीरे से बोला, तुम जानते हो मार्शल आर्ट्स बैन के बाद कॉमनर्स अब हॉल्स में स्टूडेंट्स नहीं बन सकते, इसलिए अब वो किसी भी तरह की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। आखिर प्रेस्टिजियस हॉल में रिक्शा पुलर या कुक बनना भी एवरेज वर्कर से कहीं ज्यादा हाई सोशल स्टेटस देता है, और अगर कोई गलती ना करे तो ये प्रैक्टिकली लाइफ टाइम जॉब बन जाती है। मैनेजर का टोन सुनते ही ओल्ड हु के सीने में ठंडी घबराहट फैल गई। थोड़ी देर रुककर मैनेजर फिर धीरे से बोला, इतने लोग कंपटीशन में हैं, इसलिए नेचुरली इस पोजीशन की कीमत भी बढ़ गई है। अब इसकी कॉस्ट 360 सिल्वर युआन हो चुकी है। ये सुनते ही ओल्ड हु पूरी तरह शॉक में जम गए। 360 युआन, इतनी बड़ी रकम कि उसे लगा शायद अपनी आत्मा बेचकर भी वो इसे इकट्ठा न कर पाए। बड़ी मुश्किल से उसने पहले वाले 180 युआन का इंतजाम किया था। उसने अपनी सारी प्राइड निगलकर वू जियाओजिया से 160 युआन उधार तक लिए थे ताकि अमाउंट पूरी हो जाए, लेकिन अचानक प्राइस का डबल हो जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैनेजर ने कोल्ड वॉइस में कहा, और ये सिर्फ आज की कीमत है। 1 महीने बाद इसकी कीमत शायद और बढ़ जाएगी। अच्छे से सोच लो ओल्ड मैन, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो अपना घर ही बेच दो। मैनेजर ठंडी शाम की हवा एंजॉय करते हुए आराम से बैठा था, जैसे उसने अभी अभी किसी इंसान के सपनों को कुचल नहीं दिया हो। घर बेच दो, ये वर्ड सुनकर ओल्ड वू पूरी तरह चुप हो गया। उनका पुराना घर भले ही टूटा फूटा और जर्जर था, लेकिन जिनमेन में वही उनकी फैमिली की आखिरी फाउंडेशन थी। उस शाम मैनेजर को उसके घर छोड़ने के बाद ओल्ड वू एक अंधेरी गली के कोने में जाकर बैठ गया और चुपचाप गुजरती दुनिया को देखने लगा। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे डूब रहा था, लेकिन वो वहीं मोशनलेस बैठा रहा, बिल्कुल किसी पुराने भूले हुए पत्थर की तरह। पास के पडल में दिखती अपनी झुकी हुए ब्लरी रिफ्लेक्शन को देखते हुए ओल्ड वो खुद से फुसफुसाया कि कभी वो भी युआन होंग जैसा था, जवान, एनर्जी से भरा हुआ, जिसकी ताकत खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन सालों तक रिक्शा खींचते खींचते उसकी कमर टूट चुकी थी। अब वो सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता था और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। उसने खुद से कहा कि युआन होंग को कभी ऐसी जिंदगी नहीं झेलनी चाहिए। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी पूरे शरीर में दर्द लेके जिए, हर दिन लोगों के सामने मुस्कुराकर झुके, चाहे वो ग्रेट मास्टर ना भी बने, लेकिन अगर उसे गॉड स्पीयर हॉल में जॉब मिल जाए तो कम से कम वो अच्छा खाना खा सकेगा और आराम से जी सकेगा। जहां तक फैमिली लाइन और उस पुराने घर का सवाल था, उसने डिसाइड कर लिया कि अगर युआन होंग अच्छी जिंदगी जी पाए तो वही काफी होगा। ये वर्ड्स फुसफुसाते हुए वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। डूबते सूरज की डिम लाइट में उसकी लंबी शैडो पीछे तक फैल गई। दूसरी तरफ घर लौटते वक्त युआन होंग स्प्रिंग हॉल फार्मेसी पर रुका। उसने अपने मास्टर द्वारा दिए गए मेडिसिनल टोकन का इस्तेमाल करके ऑइंटमेंट्स खरीदे, इतने कि वो ब्राइट मिरर स्टेज के पीक तक अपनी ट्रेनिंग सपोर्ट कर सके। लेकिन उसे पता चला कि उस पीक तक पहुंचने के बाद उसे क्रिम्सन रिफाइंड ऑइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि उसका शरीर इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग का प्रेशर सह सके। वो टॉप टियर ऑइंटमेंट इतनी रेयर थी कि एलीट फैमिलीज तक के पास आसानी से नहीं मिलती थी। फार्मेसी में भी उसका कोई स्टॉक नहीं था। हालांकि उसने एक मैनेजर को एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बात करते सुना था। कुछ दिनों बाद गॉड स्पीयर हॉल दूसरी स्कूल्स के खिलाफ एक स्मॉल कॉम्पिटिशन होल्ड करने वाला था और उसका ग्रैंड प्राइज वही क्रिम्सन रिफाइंड ऑइंटमेंट थी। अपनी सारी सप्लाईज लेने के बाद युआन होंग नियर बाय मार्केट गया और वहां से मीट और वेजिटेबल्स खरीदे, वो चीजें जो वो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वक्त आ गया था कि वो बेहतर खाना खाए। जब वो अपने छोटे और पुराने घर वापस पहुंचा तब तक उसके पिता नहीं लौटे थे, इसलिए युआन होंग सीधा किचन में चला गया। उसने पोर्क, कैबेज और नूडल्स का एक बड़ा पॉट तैयार किया और फिर प्रैक्टिस की तैयारी करने अपने टाइनी ट्रेनिंग रूम में पहुंच गया। उसने वॉल्स पर एक्स्ट्रा पैडिंग लगाई, कई लेयर्स राइस पेपर टांगी और अपनी व्हाइट वैक्स स्पीयर उठाकर स्टैंस लिया। उसकी चेस्ट की रिदमिक राइज एंड फॉल के साथ वो महसूस कर रहा था कि हवा उसके थ्रोट से अंदर जा रही है और नोज से शार्पली बाहर निकल रही है। धीरे धीरे युआन होंग का माइंड एक साफ मिरर की तरह क्लियर होने लगा। वो पूरे दिन की घटनाओं को सीन बाय सीन अपने दिमाग में रीप्ले करने लगा ताकि फोकस शार्पन हो सके। अब उसके पास ली शुआंग सिंह जैसा मास्टर और बैकर था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि आखिर में वो सिर्फ अपनी ओन स्किल पर ही ट्रूली रिलाई कर सकता है। अपनी सडन राइज से पैदा हुई सारी रेस्टलेसनेस को वॉश अवे करते हुए उसका माइंड पूरी तरह एम्प्टी हो गया। उसके आसपास की दुनिया जैसे गायब हो गई। अब सिर्फ उसके हाथ में हैवी स्पीयर थी और सामने टंगा राइस पेपर। पूरी डिवोशन के साथ उसने स्पीयर आगे थ्रस्ट की। स्पीयर हवा चीरती हुई आगे बढ़ी, राइस पेपर को पियर्स किया और उसकी सरफेस पर विजिबल रिपल फैल गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आवाज यूजुअल लंबे टेयर जैसी नहीं थी। उसकी जगह एक शार्प और छोटी क्रैक सुनाई दी। उसके बाद ही पेपर के ड्रैग होने की आवाज आई। युआन होंग ने स्पीयर वापस खींची और आगे बढ़कर डैमेज इंस्पेक्ट किया। सबसे ऊपर वाली शीट में एक परफेक्टली क्लीन होल बना हुआ था, ना कोई एक्स्ट्रा टेयरिंग, ना एनर्जी का कोई वेस्ट। उसकी बाजीक्वान स्टाइल मास्टरी अब और आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद युआन होंग अपने घर के पास
पास वाले पुराने ट्री के सामने पहुंचा। अचानक एक्सप्लोसिव फुटवर्क के साथ उसने एल्बो आगे ड्राइव किया और जोरदार क्रैक की आवाज के साथ ट्री पर आधा इंच गहरा इंडेंटेशन छोड़ दिया। उसके पुराने शैलो मार्क्स के मुकाबले ये सीधे 2 गुना डीप था। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और उसके पास अभी भी 26 दिन बाकी थे, वही टाइम जो बड़ी कंपटीशन शुरू होने में बचा था। वापस अंदर आकर युआन होंग ने अपनी हैवी स्पीयर उठाई और ड्रिल्स कंटिन्यू कर दी। 2 पूरे सेट्स खत्म करने के बाद उसे बाहर फेमिलियर फुटस्टेप्स सुनाई दी। अगले ही पल हैवी सिक्योरिटी डोर एक लाउड क्लिक के साथ खुला। उसके पिता आखिरकार घर लौट आए थे। युआन होंग मुस्कुराया और किचन से पोक, कैबेज और नूडल्स वाला बचा हुआ पॉट बाहर ले आया। उसने एक्साइटेड होकर कहा कि उसके पास गुड न्यूज है, वो ऑफिशियली ग्रेट स्पीयर ली शुक सिंह का डिसाइपल बन चुका है। हाँ, जिनमेन का नंबर 1 मास्टर। उसने एडमिट किया कि पहले उसने झूठ बोला था और वो जानता था कि उसके पिता भी सिर्फ उसकी स्टोरीज के साथ प्ले अलोंग कर रहे थे, लेकिन इस बार सब सच था। उसने अपना आइडेंटिफिकेशन टोकन और लिविंग अलाउंस दिखाया जो उसे मिला था। युआन होंग ने सिल्वर कॉइन से भरा बड़ा बैग अपने पिता की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर जेन्युइनली प्राउड स्माइल थी। ओल्ड वू एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पूरा यकीन था कि युआन होंग फिर कोई बड़ी कहानी बना रहा है। उसके हिसाब से लड़का पुरानी स्कूल वाली लाए मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए अब उसने मास्टर लई वाली नई कहानी बना ली है। फिर भी उसने हमेशा की तरह उसका साथ दिया और हंसते हुए कहा कि उसका बेटा तो जीनियस निकला, जिसने मास्टर लई को दूसरी हॉल से उसे छीनने पर मजबूर कर दिया। सालों से ये एक्टिंग करते करते वो इसमें परफेक्ट हो चुका था। उसने टोकन को ऐसे देखा जैसे शर्मिंदा भी हो और सरप्राइज्ड भी। बाहर से उसने रिलीफ और प्राइड दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये फेक आईडी टोकन सरप्राइजिंगली रियल लग रहा है। वो सोचने लगा कि आखिर इतने सिल्वर कॉइन्स आए कहां से। शायद युआन होंग ने आखिरकार फैमिली का जेड ब्रेसलेट पॉन कर दिया होगा। युआन होंग ने कहा कि अब से उन्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मंथली 100 युआन अलाउंस की वजह से अब वो हर दिन मीट खा सकते हैं, क्रैब्स नहीं। मुस्कुराते हुए उसने 30 सिल्वर कॉइन्स अपने पिता के हाथ में जोर से रख दिए और खुद के एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 7 कॉइन्स रखे। ओल्ड वू ने मन ही मन डिसाइड किया कि वो ये 30 सिल्वर कॉइन्स अपने बेटे की शादी के डाउरी के लिए सेव करेगा, कहीं लड़का इन्हें फिजूल में खर्च न कर दे। उस रात आखिरकार उनके परिवार को स्कैवेंज्ड क्रैब्स नहीं खाने पड़े। उसकी जगह पूरे फैमिली ने स्टीमिंग हॉट पोक, कैबेज और नूडल्स का बड़ा बोल शेयर किया। खाना बेहद डिलिशियस था। खाना सेटल होने के बाद युआन होंग फिर से ट्रेनिंग रूम में गया और अपनी ड्रिल्स शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने हैवी स्पीयर उठाई उसके आर्म्स बुरी तरह सोर महसूस हुए। उसकी बैक और लेग्स भी उतनी ही दर्द कर रही थी। वो डेस्परेटली स्पीयर नीचे रखना चाहता था। उसका दिल चाहता था कि बस आज आराम से सो जाए, लेकिन वो जानता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी जेंटलमैन सोर्ड को डिफीट करने के लिए काफी नहीं है। पिछले 10 सालों के ऑपरेशन को याद करते ही उसके दिल में अचानक नई ताकत उमड़ पड़ी। स्ट्रॉन्ग इमोशंस अक्सर इंसान के अंदर छिपी हुई पोटेंशियल को बाहर निकाल देती हैं और इस पल युआन होंग पूरी तरह अपनी फिजिकल पेन भूल चुका था। वो इंटेंस नजरों से टारगेट को घूर रहा था। उसने राइस पेपर के बिल्कुल सेंटर पर फोकस किया, अपने फीट मजबूती से जमाए और वेस्ट से एक्सप्लोसिव पावर छोड़ी, जबकि उसकी नोज से एक शार्प एक्सहेल निकली। हैवी स्पीयर उसके पूरे बॉडी के यूनिफाइड फोर्स से आगे बढ़ी। फीट से शुरू हुई ताकत लेग्स और वेस्ट से गुजरती हुई आर्म्स तक पहुंची। उसके सामने टंगा राइस पेपर अब उसे जेंटलमैन स्वॉर्ड की सिलुएट जैसा दिखाई देने लगा और पिछले 10 सालों की सारी सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन उसकी स्पीयर में भर गई। वो ताकत किसी वॉल्केनो की तरह इरप्टमी। वो ये टॉलरेट कर सकता था कि कुछ लोग जन से सुपीरियर हों, लेकिन वो ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकता था कि कोई दूसरों का रास्ता बंद कर दे। वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि पावरफुल लोग प्रोग्रेस के दरवाजे बंद कर दें ताकि बाकी लोग कभी उन्हें कैच अप न कर सकें। सच कहें तो अब उसकी रिजॉल्व ही उसका सबसे बड़ा वेपन बनती जा रही थी। स्पीयर टिप एक बार फिर राइस पेपर को पियर्स कर गई, लेकिन इस बार सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर पर क्लीन स्ट्राइक नहीं था, दूसरी शीट पर भी बिल्कुल स्मूथ होल बना हुआ था। उसकी बाजी क्वान मास्टरी अब 228% तक पहुंच चुकी थी। वो और करीब आ रहा था। वो मास्टरी के अगले लेवल के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और स्ट्रॉन्गर बनने का ये क्लियर सेंसेशन उसके अंदर अनस्टॉपेबल फाइटिंग स्पिरिट भर रहा था। उस स्ट्राइक की फीलिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने फिर प्रैक्टिस जारी रखी। स्पीयर हवा में विसल कर रही थी जबकि उसके पसीने लेदर रैप्ड शाफ्ट पर फिसल रहे थे। राइस पेपर का स्टैक धीरे धीरे पतला होता गया क्योंकि वो घंटों तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा जब तक उसका शरीर एग्जॉशन की एब्सोल्यूट लिमिट तक नहीं पहुंच गया। आखिरकार युआन होंग अपनी स्पीयर पकड़े पकड़े ही गहरी नींद में गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आने से पहले ही युआन होंग की आंख खुल गई। जैसे ही उसने आईज खोली उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली उठकर सीधे स्पीयर स्टांस में सेटल हो गया। उसने तुरंत सोचा कि कल उसने कितनी प्रोग्रेस की होगी। जब उसने अपना ट्रांसपेरेंट स्टेटस पैनल देखा तो उसकी बाजी क्वान मास्टरी 237% तक पहुंच चुकी थी। डिनर के बाद वाली प्रैक्टिस सेशन ने उसकी ग्रोथ को और आगे पुश कर दिया था। वो डेफिनेटली अगले मास्टरी लेवल के बेहद करीब था। क्लियर गोल सामने होने की वजह से युआन होंग ने थोड़ा मेडिसिनल पेस्ट खाया और जैसे ही सुबह की सनलाइट पूरे शहर को रोशन करने लगी उसने फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी। राइजिंग सन की तरफ फेस करके उसने स्पीयर थ्रस्ट की। 3 शार्प क्रैक्स इतनी तेजी से गूंजी कि वो ऑलमोस्ट एक ही साउंड जैसी लगी। उसके बाद फेंट टीयरिंग साउंड सुनाई दी। वो फ्रेम के पास गया और एक एक करके राइस पेपर शीट्स हटाने लगा। पहली 3 शीट्स में परफेक्टली स्मूथ होल्स बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे रूलर से नापकर केयरफुली कार्व किए गए हों। 3 लेयर्स पियर्स्ड। वो अगले लेवल तक पहुंच चुका था। युआन होंग ने हैवी स्पीयर वापस रखी और ट्रेनिंग रूम से बाहर निकला, लेकिन बाहर आकर उसने देखा कि उसके पिता पहले ही जा चुके थे। ओल्ड वू आज यूजुअल से भी पहले निकल गया था। हालांकि किस
काम के लिए, ये अभी हमें नहीं पता। युआन समझ गया कि अब मार्शल आर्ट्स हॉल जाने का टाइम हो गया है। वो सोच रहा था कि बेसिक ट्रेनिंग से हासिल किया गया ये लेवल क्या उसके मास्टर को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ होगा। दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स हॉल में एक सीनियर डिसाइपल मास्टर ली से बात कर रहा था। उसे चिंता थी कि शायद उनके जूनियर ब्रदर की स्पिरिट टूट गई हो, लेकिन ली शुक सिंह ने कामली कहा कि उनके डिसाइपल्स इतने फ्रजाइल नहीं होते, एक छोटी सेटबैक उन्हें बर्बाद नहीं कर सकती। सीनियर डिसाइपल ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। आखिर सिर्फ एक ही आफ्टरनून तो बीता था। अगर लड़का अभी तक बेसिक्स ग्रास्प नहीं कर पाया तो भी इतनी जल्दी होप लूज करने की बात नहीं थी। मास्टर ली मुस्कुराते हुए कैरेज से उतरे और सीनियर डिसाइपल से बोले, तुम इतने श्योर कैसे हो कि लड़के ने अभी तक रास्ता नहीं पाया? थोड़ी देर बाद वो ट्रेनिंग रूम तक पहुंच गए। जैसे ही डोर खोला गया, ली शक सिंह की नजर तुरंत यॉन होंग पर पड़ी। उसके चेहरे पर काफी हैवी और सॉलम एक्सप्रेशन था। ऐसा लग रहा था जैसे टेक्निक ना समझ पाने की वजह से वो खुद से डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन फिर भी उसकी कंपोजर इंप्रेसिव थी। मास्टर ली ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया और जेंटल एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए पूछा कि कल की प्रैक्टिस कैसी रही। यॉन होंग ने उन्हें ग्रीट किया और शर्मिंदा होते हुए एडमिट किया कि पिछली रात वो इतनी एग्जॉशन में था कि प्रैक्टिस करते करते ही सो गया। उसे लगा कि उसे इससे बेहतर करना चाहिए था, लेकिन मास्टर ली ने कैजुअली हाथ हिलाकर कहा कि एक यंग मैन के लिए इतनी एग्जॉशन बिल्कुल नेचुरल है। फिर उन्होंने डिटेल्स पूछी। ये सुनते ही ली शक सिंह को लगा कि उन्हें सिचुएशन समझ आ गई है। लड़का शायद अभी टेक्निक मास्टर ना कर पाया हो, लेकिन उसकी मेहनत अनक्वेश्चनेबल थी। घर लौटने के बाद भी इतनी डेडिकेशन से प्रैक्टिस करना मास्टर ली को काफी सेटिस्फाई कर रहा था। सच कहें तो टैलेंट अच्छी चीज है, लेकिन एफर्ट उससे भी बेहतर। यॉन होंग ने बताया कि काफी हार्डवर्क के बाद वो कल शाम के करीब ही वाटर रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाया था। फिर रात होने तक भी वो क्लियर साउंड नहीं निकाल पा रहा था। मास्टर ली ऑलमोस्ट बोलने ही वाले थे कि ये नॉर्मल है, मैं खुद भी। तभी वो अचानक रुक गए। वेट, लड़के ने अभी क्या कहा? कंफर्ट देने वाले वर्ड्स उनके होठों तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी ली शक सिंह को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उन्होंने अपने डिसाइपल की बातों को दिमाग में दोबारा रिप्ले किया। वो शाम तक वाटर रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाया। उनके पीछे पकड़ा वॉलनट अचानक प्रेशर में क्रैक होने लगा। उनकी ग्रिप अननोइंगली टाइटन हो चुकी थी। सिर्फ आधे दिन से भी कम समय में उस लेवल तक पहुंच जाना, मतलब इस लड़के की टैलेंट उनकी ओन यूथ टैलेंट से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। यॉन होंग कंफ्यूजन में ऊपर देखने लगा और पूछा कि क्या कुछ रॉन्ग है। मास्टर ली ने तुरंत अपना शॉक छुपा लिया और काम स्माइल के साथ उसे आगे कंटिन्यू करने को कहा। यॉन होंग ने आगे बताया कि रात तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी अच्छी स्टेट में था कि उसने आउटर मोस्ट पेपर लेयर को टियर होने से रोक दिया। आउटर लेयर इंटैक्ट। ये सुनकर ली शक सिंह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सीलिंग की तरफ देखने लगे। उनके पीछे पकड़ा वॉलनट अब पूरी तरह क्रैक से भर चुका था। उस लेवल की प्रिसीजन तक पहुंचने में उन्हें खुद पूरे 5 दिन लगे थे और ये डिसाइपल डिनर से पहले ही उस स्टेज तक पहुंच गया था। ऑनेस्टली ये मानना अभी भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें ये प्रोग्रेस अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। यॉन होंग ने सिर हिलाया, अपनी स्पीयर उठाई और ब्रीदिंग एडजस्ट की। उसने फीट फर्मली प्लांट किए, वेस्ट ट्विस्ट की और स्ट्राइक की तैयारी की। अपनी सुबह वाली सेंसेशन को फॉलो करते हुए स्पीयर टिप स्मूथली पहली 3 लेयर्स के आर पार निकल गई, बिना किसी जैकेट टीयर के, बिना पावर लीकेज के। यॉन होंग ने एक्सप्लेन किया कि डॉन तक प्रैक्टिस करने के बाद जाकर वो इस माइनर मास्टरी लेवल तक पहुंच पाया है। उसने स्पीयर वापस खींची और काफी अशेम्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी स्लो प्रोग्रेस के लिए शर्मिंदा दिखा। उसी पल ली शक सिंह के मोशनलेस हैंड में पकड़ा ओवरलोडेड वॉलनट आखिर सॉफ्ट स्नैप के साथ एक्सप्लोड हो गया। इसे ये लड़का माइनर मास्टरी बोल रहा है। मास्टर ली काफी देर तक सीलिंग को घूरते रहे, फिर धीरे से अपने सबसे छोटे डिसाइपल की तरफ देखने लगे। जेंटल एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए मास्टर ली बोले कि माइनर मास्टरी तक पहुंचने में इतना टाइम लगना, हाँ बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है, पूरी तरह एवरेज। उन्होंने लड़के से कहा कि अगर वो ऐसे ही डिलीजेंट रहकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा तो एक दिन जरूर कुछ बड़ा हासिल करेगा। ये सुनकर पास खड़ा सीनियर डिसाइपल फैंग यू पूरी तरह बिविल्डेड होकर उन्हें देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन से भी कम समय में माइनर मास्टरी हासिल करना ऑर्डिनरी है। वो सोच रहा था कि क्या ऐसी बातें बोलते वक्त उनके मास्टर की कॉन्शियंस जरा भी हर्ट नहीं होती। युआन होंग ने प्रॉमिस किया कि वो और बेहतर करेगा, लेकिन मास्टर ली ने उसे कहा कि वर्क और रेस्ट का बैलेंस बनाए रखो। हालांकि पीछे छिपा उनका हैंड बार बार साइलेंटली क्लेंच और अनक्लेंच हो रहा था। काफी देर तक खुद को काम करने के बाद उन्होंने कैजुअली मेंशन किया कि 3 दिन बाद एक स्मॉल कंपटीशन होने वाला है। ये उनके स्कूल और बाकी स्कूल्स के बीच अंडर 20 डिसाइपल्स का फ्रेंडली मैच होगा और वो चाहते थे कि युआन होंग रियल बैटल का प्रेशर एक्सपीरियंस करे। जब युआन होंग ने पूछा कि क्या वेन जियान स्कूल भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ली शू सिंह ने कंफर्म किया कि हाँ वो भी आएंगे, इंक्लूडिंग उसका फॉर्मर सीनियर ब्रदर जिसने उसे पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वो आदमी खुद 20 से ऊपर था, इसलिए उसकी जगह वेन जियान स्कूल का एज बनने वाला उसका यंगर ब्रदर कंपीट करेगा। मास्टर ली अच्छी तरह जानते थे कि उनके डिसाइपल के दिमाग में क्या चल रहा है। युआन होंग ने सीधे अपने मास्टर की आंखों में देखकर प्रॉमिस किया कि वो फर्स्ट प्लेस लेकर आएगा। सच कहें तो उसके डिटर्मिनेशन के पीछे एक नहीं कई रीजंस थे, चाहे जेंटलमैन स्वॉर्ड के भाई को हराना हो या फिर मैनेजर द्वारा बताई गई टॉप प्राइस चिली ऑइंटमेंट जीतनी हो, उसे ये कंपटीशन हर हाल में जीतनी थी। मास्टर ली ने ज्यादा प्रेशर न लेने को कहा और बस एटमॉस्फेयर एंजॉय करने को बोला। हालांकि सीक्रेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद 1 घंटा पर्सनली उसे
कोच करेंगे। बाकी पूरी सुबह युआन होंग एब्सोल्यूट फोकस के साथ स्पीयर प्रैक्टिस करता रहा, जबकि ली शूसिंग उसके पास खड़े क्वाइटली करेक्शंस देते रहे। ट्रेनिंग हॉल के अंदर युआन होंग अपनी पूरी सोल स्पीयर में डालकर प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ 3 दिन बाद अपने राइवल के भाई को ओवरशैडो करने की तैयारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं युआन होंग के पिता उस मोटे मैनेजर के पीछे पीछे एक डिम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा रहे हैं ताकि कुछ बेहद मुश्किल पेपर वर्क पूरा किया जा सके। पिता ने हम्बल स्माइल के साथ 360 सिल्वर युआन और फ्रेशली इशूड नेट बैंक नोट्स डेस्क पर रखे। उन्होंने पैसे सावधानी से उस हाफ असली बूढ़े ऑफिशियल के सामने रखे। इस रकम के लिए उन्होंने फैमिली का पुराना हाउस 300 युआन में बेच दिया था। वू शिया की सेविंग्स जोड़ने के बाद आखिरकार उनके पास इतना पैसा हो गया था कि वो अपने बेटे के लिए 5 ट्यूब कैरेज ड्राइवर की स्टेबल जॉब सिक्योर कर सके। सच कहें तो ये बहुत छोटा और सिंपल सपना था। जहां तक उस फैट मैनेजर के 72 युआन किकबैक का सवाल था, वो पैसे पिता सुबह ही उसे दे चुके थे। ऑफिशियल धीरे धीरे पैसे गिनने लगा। बूढ़ा आदमी अपनी उंगलियां चाटकर नोट्स पलट रहा था, जबकि युआन होंग का पिता चुपचाप खड़ा बैरली सांस लेने की हिम्मत कर रहा था। जब ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि अमाउंट एग्जैक्टली 360 है, तब जाकर उसके पिता ने लंबी और कांपती हुई राहत की सांस ली। बूढ़े ऑफिशियल ने फिर से उंगली चाटी, लेबर रजिस्ट्री खोली और नया नाम दर्ज करने के लिए ब्रश उठा लिया। जब लड़के का नाम पूछा गया, तब पिता ने साफ आवाज में कहा, वू युआन होंग। ऑफिशियल अचानक रुक गया और बोला, एक बार फिर से बोलो। वो लिखने ही वाला था, लेकिन वो स्पेसिफिक नाम सुनते ही उसका हाथ कांप गया और ब्रश से बड़ा इंक ब्लॉट पेज पर फैल गया। उसने मैस साफ करने की भी कोशिश नहीं की। उसकी गर्दन झटके से ऊपर उठी और वो शॉक्ड पिता को घूरने लगा। उस नाम का वेट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही वही नाम कहीं और लिखा था। प्रॉब्लम ये थी कि वू युआन होंग तो मास्टर का पर्सनल डिसाइपल था। बूढ़ा ऑफिशियल अचानक खड़ा हो गया और ब्रश पिता की तरफ धकेलते हुए बोला कि नाम के एग्जैक्ट कैरेक्टर्स लिखकर दिखाओ। युआन होंग के पिता ने कॉशियस तरीके से ब्रश पकड़ी। उसका हाथ ऑकवर्डली कांप रहा था, जबकि वो बड़ी मुश्किल से ब्लैंक पेपर पर 3 कैरेक्टर्स लिखने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने 3 टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स लिखे, वू यू होंग। नाम कंफर्म होते ही ऑफिशियल का हाथ और भी ज्यादा कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने मास्टर के ओन इनर डिसाइपल से पैसे ऐंठने की कोशिश की है। ये तो सीधा डिजास्टर था। अगले ही पल उसका पूरा टोन बदल गया। वो तुरंत लॉर्ड हुआ कहकर बात करने लगा। बूढ़े आदमी ने वही हम्बल स्माइल चेहरे पर ला ली जो कुछ देर पहले युआन होंग के पिता के चेहरे पर थी, और जल्दी जल्दी डेस्क के नीचे हाथ डालने लगा। उसने पूरा 360 सिल्वर युआन बाहर निकाला, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी जोड़ दिए और सब वापस पिता के हाथों में ठूस दिए। वो बार बार कह रहा था कि उसकी बूढ़ी आंखों ने गलती कर दी और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज कर रहा था, जबकि युआन होंग के पिता ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ हाथ में वापस आए पैसे को घूर रहे थे। वो पूरी तरह कंफ्यूज थे। उन्हें डर लग रहा था कि शायद उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ मोटा मैनेजर भी टोटल कंफ्यूजन में खड़ा था। वो ऑफिशियल को एक तरफ खींचकर ले गया और इरिटेट होकर पूछने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इतने साल साथ काम करने के बाद वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। बूढ़ा ऑफिशियल उसके बिल्कुल पास झुक गया और अर्जेंट विस्पर में बोला, तुझे पता भी है तो किसके बेटे को ठगने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे की रिंकल्स पैनिक में मरोड़ खा रही थी। जब मैनेजर ने पूछा कि आखिर वो कौन है, तभी उसके दिल में अचानक ठंडी ड्रेड की फीलिंग उठी। ऑफिशियल ने फुसफुसाकर कहा, वही लड़का जो कल आया था, मास्टर का पर्सनल डिसाइपल। ये सुनते ही मोटा मैनेजर पूरी तरह साइलेंट हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने मास्टर से जुड़े आदमी से किकबैक लिया है। अचानक उसकी पॉकेट में रखा पैसा उसे जलता हुआ महसूस होने लगा। वो घबराकर जल्दी से कैश बाहर निकालता है और भागकर युआन होंग के पिता के पास पहुंच जाता है। कांपती आवाज में जोर जोर से कांग्रेचुलेशंस देने लगता है। उसके चेहरे पर फोर्स स्माइल चिपकी हुई थी, जबकि उसकी शर्ट के पीछे कोल्ड स्वेट फैल चुका था। युआन होंग के पिता अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। जिन 2 आदमियों को वो हमेशा अनरीचेबल पावरफुल फिगर्स मानते थे, वही अचानक उन्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये उनके लिए पूरी तरह अनप्रेसिडेंटेड साइट थी। लेकिन कुछ देर बाद बूढ़े ऑफिशियल की फ्रैंटिक एक्सप्लेनेशन से आखिर उन्हें सच समझ आया। उनका बेटा आ होंग मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन चुका था। पर्सनल डिसाइपल, वो यही शब्द बार बार अपने होठों के नीचे दोहराने लगे। शॉक की वजह से उनका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। पिछली रात तक वो सोच रहे थे कि आ होंग फिर कोई झूठी कहानी बना रहा है और वो हमेशा की तरह बस उसका साथ दे रहे थे। लेकिन अब पता चला हर एक वर्ड सच था। मेरा बेटा जीनियस है, जीनियस। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी आंखें रगड़ी ताकि दूसरों के सामने कंपोजर ना टूटे। प्राइड, रिलीफ और प्योर जॉय एक साथ उनके दिल में उमड़ पड़े। ऐसी इमोशंस जिन्हें महसूस करने की हिम्मत उन्होंने आज तक नहीं की थी। उनकी आवाज इमोशन से भरकर भारी हो गई। ओल्ड हुआ, आपको ये रेड एनवेलप जरूर लेना होगा, मैनेजर ने इंसिस्ट किया। हम इतने पुराने दोस्त हैं, इतनी दूरी मत रखिए। मोटा मैनेजर फोर्स्ड ग्रिन के साथ अपनी इनर टेन छुपाते हुए स्लीव्स से 2 और सिल्वर नोट्स निकालकर हुआ के हाथों में ठूस देता है। फिर जल्दी से बोलता है, सुना है आपने अपना पुराना हाउस बेच दिया। किसे बेचा? मैं पर्सनली जाकर उसे वापस दिलवाऊंगा और पूरा रेनोवेट ही करवाऊंगा। पैसे की चिंता मत कीजिए, आज से हम भाई हैं। कभी भी कोई जरूरत हो सीधे मेरे पास आइए। उसी शाम जब युआन होंग शूबे वाइन की बोतल लेकर पुराने घर वापस लौटा तो वो हैरान रह गया। उसके पिता पहले से घर पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, वो कॉकरोच इन्फेस्टेड पुराना शैक अचानक काफी लाइवली हो चुका था। मार्शल आर्ट्स हॉल के 2 मैनेजर्स उसके पिता के साथ वार्मली बातें कर रहे थे। साथ ही शॉर्ट शर्ट्स पहने कई आदमी वॉल्स की क्रैक्स रिपेयर कर रहे थे, रूम्स रेनोवेट कर रहे थे और स्ट्रे रोचेस तक पकड़ रहे थे। मास्टर का डिसाइपल वापस आ गया। युआन होंग को देखते ही मोटा मैनेजर तुरंत
खड़ा हो गया और बीमिंग रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ उसका स्वागत किया। मैनेजर युआन होंग ने हल्का सा नॉट करते हुए जवाब दिया। एल्डरली ऑफिशियल भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और फ्लैटरिंग वर्ड्स की बारिश करने लगा। उसने क्वाइटली गिफ्ट्स का एक बंडल उसकी तरफ सरका दिया, जिसे युआन होंग ने उतनी ही क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया। आखिर इस दुनिया में ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एक्सचेंज माना जाता था। कुछ पोलाइट बातें होने के बाद मोटा मैनेजर मुस्कुराया और बोला, आपकी प्रमोशन इतनी ग्रैंड ओकेजन है, क्या आप हमें ग्विसान पवेलियन में आपके सम्मान में डिनर देने का मौका देंगे? युआन होंग साफ समझ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहें तो उनकी चाल काफी ट्रांसपेरेंट थी। अगर युआन होंग फ्यूचर में हॉल के अफेयर्स मैनेज करने का सोचता तो शायद वो ऐसा इनविटेशन रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन उसकी एम्बिशंस कहीं ज्यादा ऊंची थी। उसका लक्ष्य मास्टर रेल्म तक पहुंचना था। उसे पेटी फैक्शनल पॉलिटिक्स में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसने नोटिस किया कि इन दोनों मैनेजर्स की मौजूदगी उसके पिता को बेहद अनकंफर्टेबल बना रही थी। ओल्ड हुआ के हाथ तक कांप रहे थे जब वो टी कप पकड़ रहे थे। युआन होंग के लिए अपने पिता की पीस ऑफ माइंड इन लोगों की स्कीम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए उसने पोलाइट रिग्रेट वाला एक्सप्रेशन बनाकर कहा, मैं आपकी काइंडनेस अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मास्टर ने मुझे कुछ लेसन्स दिए हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। मुझे प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। दोनों मैनेजर्स ने तुरंत फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। वैसे भी हमारी टी खत्म हो चुकी है, अब हम चलते हैं। अगली बार आपको गुआंगशोंग पवेलियन जरूर इनवाइट करेंगे। हालांकि जाते जाते उनकी स्माइल्स थोड़े स्टिफ हो गए थे। युआन होंग की डिसिप्लिन पॉस्चर और स्पीयर जैसी शार्प ऑरा देखकर उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़का आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। उसकी मौजूदगी का प्रेशर ही उन्हें अनईजी करने के लिए काफी था। फिर भी उन्होंने जल्दी से अपनी स्माइल्स वापस लाई और रिस्पेक्टफुली विदा लेकर निकल गए। जैसे ही मैनेजर्स और वर्कर्स घर से बाहर गए, फादर हुआ, जो इतने समय से खुद को रोक रहे थे, तुरंत युआन होंग के पास आए और ऑलमोस्ट बेचैन होकर पूछने लगे, क्या ये सब सच है? क्या तुम सच में मास्टर के डिसाइपल बन गए हो? युआन होंग थोड़ी देर स्पीचलेस रह गया। मतलब उसके पिता अब तक सच में सोच रहे थे कि वो कल भी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन जब उसे अपने बेटे से पर्सनल कंफर्मेशन मिला तो फादर हुआ ने लगातार 3 बार गुड 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 कहा। उनके चेहरे की रिंकल्स तक जैसे स्मूथ हो गईं। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खुश दिखाई दे रहे थे। अब सूरज डूब चुका था और घर में कोई आउटसाइडर नहीं बचा था, इसलिए फादर हुआ अब स्टिफ और कॉशियस नहीं रहे। उनके चेहरे पर प्राउड स्माइल फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों की हार्डशिप एक पल में गायब हो गई हो, जैसे वो फिर से जवान हो गए हों। अपने पिता के चेहरे पर वो प्राइड देखकर युआन होंग को लगा कि उसकी सारी बिटर ट्रेनिंग, वो एंडलेस दिन और रातें सब वर्थ इट थी। आखिरकार वो अपने पिता को ऐसी जिंदगी दे पाया था जहां वो पब्लिक में सिर उठाकर चल सके। लेकिन अंदर ही अंदर युआन होंग जानता था ये अभी भी इनफ नहीं है। तभी उसने लाइटनिंग फास्ट स्पीयर स्ट्राइक से टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे एक कॉकरोच को परफेक्टली पिक ऑफ कर दिया। वो ऐसा घर चाहता था जहां पेस्ट्स तक ना हो। उसका सपना था कि वो अपने पिता को वेल्दी डिस्ट्रिक्ट के एक क्लीन और टाइडी विला में ले जाए। डिनर के बाद युआन होंग फिर से स्पीयर ट्रेनिंग में लौट गया, शायद इसीलिए क्योंकि उसके दिल पर पड़ा पुराना भारी बोझ आखिर हट चुका था। आज उसकी प्रैक्टिस अनबिलीवेबली स्मूथ लग रही थी। उस बड़े घर को खरीदने का सपना उसे लगातार पुश कर रहा था। वो अपने शरीर की फटीग तक भूल चुका था और बार बार स्पीयर थ्रस्ट करता जा रहा था। आखिरकार उसने अपनी प्रोग्रेस को लेवल 8 मिंगजिंग के 600 में से 362 तक पहुंचा दिया। तब जाकर उसने वैक्सवुड स्पीयर नीचे रखी। अब वो क्लियरली माइनर मास्टरी के लेट स्टेज में पहुंच चुका था। उसने प्लान बनाया कि वो डॉन पर उठेगा और नून तक ग्रेट मास्टरी हासिल कर लेगा। गोल्डन गेट कंपटीशन में अब सिर्फ 25 दिन बाकी थे और मार्शल आर्ट्स हॉल के इंटरनल ट्रायल में सिर्फ 2 दिन। हर दिन नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर होने का ये फीलिंग युआन होंग के लिए डेंजरसली एडिक्टिव बनती जा रही थी। उस रात वो अपनी स्पीयर को पकड़कर ही सोया, शायद इस उम्मीद में कि शायद वो सपनों में भी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। अगली सुबह मिड डे मील से ठीक पहले एक शार्प साउंड गूंजी। लगातार कई क्रिस्प क्रैक्स के साथ एक सिंगल क्लीन होल सीधे 7 लेयर्स राइस पेपर के आर पार निकल गया। 7 लेयर्स और एक भी टीयर नहीं। उसकी मिंगजिंग अब ग्रेट मास्टरी तक पहुंच चुकी थी। अपने पैनल पर 420 आउट ऑफ 600 देखकर युआन होंग के अंदर डीप फुलफिलमेंट भर गया। उसे राइजिंग पावर की अचीवमेंट इतनी स्ट्रांगली महसूस हो रही थी कि वो सोचने लगा अब उसका हार्ट पियर्सिंग एल्बो कितना टेरिफाइंग हो चुका होगा। एक बार ये थॉट उसके मन में आया तो वो खुद को रोक नहीं पाया। अपने 2 दिनों की ब्रूटल हार्डवर्क का रिजल्ट देखने के लिए वो उसी जगह वापस गया जहां उसकी पहली बार ली शुकविंग से मुलाकात हुई थी। पुराने ट्री के सामने खड़े होकर उसने स्टांस लोअर किया, फीट जमाए और अपना एल्बो पूरी ताकत से ट्रंक में दे मारा। इम्पैक्ट इतना मॉन्स्ट्रस था कि ट्री में आधी मुट्ठी जितना गहरा हॉलो बन गया। बिना खुद रियलाइज किए वो अब सच में फॉर्मिडेबल बन चुका था। उस ट्री में बने हॉलो को देखते हुए युआन होंग के अंदर कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ गई। 1 पीक एक्सपर्ट, 2 हीरोज और 13 गार्डियंस, अब उनमें से कोई भी उसके बराबर नहीं था। ये यंग मैन सच में मिंगजिंग रेल्म में एंटर कर चुका था। लेजेंडरी डिवाइन स्पीयर ली शुखिंग ने आखिरकार उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था। वेल्दी डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी बिल्डिंग के अंदर वू शियाओक्शिया की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। डिवाइन स्पीयर जैसी फिगर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि उनका अनऑफिशियल डिसाइपल बनना भी पूरे खानदान के लिए इमेंस ऑनर माना जाता था। जैंग टिंग के अनलाइक शियाओक्शिया काफी समय जिनमिन में बिता चुकी थी और वहां की लोकल कस्टम्स और मार्शल वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज को अच्छी तरह समझती थी। उसे जिनमिन मार्शल आर्ट हॉल्स के रूल्स साफ पता थे। एक कॉमनर
बिगिनर अप्रेंटिस पूरे 10 साल तक लगभग लेबरर की तरह काम करता था और उसे जेन्युइनली प्रैक्टिस करने का मौका तभी मिलता था जब वो फॉर्मल डिसाइपल बनता। यानी प्रैक्टिकली युआन होंग ने अभी हाल ही में अपनी सीरियस ट्रेनिंग शुरू की थी और अगर उसके पिता से बोला गया लाए सच भी मान लिया जाए कि वो 2 महीने पहले फॉर्मल डिसाइपल बना था, तब भी ये टाइमलाइन टेरिफाइंग थी। चाहे वो सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा हो, लेकिन 2 महीने मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पलक झपकने जितना कम समय था। सिर्फ 2 महीनों में मिंगजिंग स्टेज मास्टर कर लेना, वो भी ली शोखिंग जैसे मास्टर के गाइडेंस के साथ, ऐसी टैलेंट सिर्फ ट्रू जीनियस की कैटेगरी में आती थी। इतनी टेरिफाइंग टैलेंट के साथ वो शायद 6 महीने में ग्रेट मास्टरी और 3 से 5 साल के अंदर एंजिंग स्टेज तक पहुंच सकता था। फ्यूचर में उसके हुआजिंग स्टेज तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी काफी बड़ी थी। क्या अफसोस है। शियाओक्शिया ने धीरे से साई किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास टाइम ग्रो करने के लिए नहीं था। सिर्फ 24 दिनों बाद गोल्डन गेट कंपटीशन शुरू होने वाली थी और अगर कोई कॉमनर लगातार 3 मैचेस नहीं जीत पाया तो उन सभी को ओपनली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर ली शूकिंग बैकस्टेज स्ट्रिंग्स पुल भी करें तब भी किसी फाइटर को फाइटिंग चांस पाने के लिए कम से कम मिंगजिंग पीक स्ट्रेंथ चाहिए थी और सैडली इतना टाइम बचा ही नहीं था। शियाओक्शिया ने रिग्रेट के साथ सिर हिलाया। काश युआन होंग को सिर्फ 1 साल और मिल जाता या कम से कम 6 महीने, तब उसका फ्यूचर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हो सकता था। लेकिन जैसा हमेशा होता है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अगर वो पब्लिक स्टेज पर चढ़कर लगातार चैलेंजेस जीतते हुए इनविंसिबल मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाया तो शायद उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स एंजिंग स्टेज पर ही रुक जाएंगी और हुआजिंग तक पहुंचने की होप खत्म हो जाएगी। उसे मिली रिपोर्ट्स के हिसाब से ली शूकिंग अभी भी उसे सीक्रेटली प्राइवेट में ट्रेन कर रहे थे। इससे साफ लग रहा था कि ली शूकिंग उसे स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहते, बल्कि वो उसे मार्शल आर्ट हॉल के हिडन एसेट की तरह ग्रूम कर रहे थे। ऐसा आदमी जिसे उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए जिन्हें ओपनली हैंडल नहीं किया जा सकता। हुआ फैमिली की चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिली फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन को जोड़कर वू शियाओक्शिया धीरे धीरे पूरा पजल सॉल्व कर रही थी। वो युआन होंग के फ्यूचर की पूरी पिक्चर अपने दिमाग में बना चुकी थी। उसकी नजर में शायद कुछ माइनर डिविएशंस हो, लेकिन ओवरऑल उसका असेसमेंट लगभग एक्यूरेट था। मॉम, अगर युआन होंग का फ्यूचर लिमिटेड है और वो शायद एंजिंग स्टेज पर रुक जाएगा, हॉल का पब्लिक फेस भी नहीं बनेगा, तो आप उसकी फाइल्स बार बार क्यों देख रही हैं? जैंग टिंग ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। शियाओक्शिया ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कामली कहा, क्या तुम्हें लगता है एंजिंग स्टेज वीक होती है? फिर वो धीरे धीरे समझाने लगी। सच कहें तो कोई भी एंजिंग मास्टर 1 in 10,000 टैलेंट होता है। 7 पेसेस के अंदर वो किसी गॉड से भी फास्टर होते हैं। हुआजिंग मास्टर्स स्ट्रेटेजिक डेटरेंट की तरह होते हैं और रेयरली मूव करते हैं। इसीलिए मंडेन वर्ल्ड में एंजिंग मास्टर्स ही हाईएस्ट लेवल फोर्स माने जाते हैं। हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स बेहद वेल्दी है, टॉप टियर फैमिलीज में गिनी जाती है, लेकिन हमारी सबसे फेटल वीकनेस ये है कि हमारे पास अपने ओन एक्सपर्ट्स नहीं है। जिनमिन के 9 पिलर्स के बीच हम एक ट्रस्टवर्दी एंजिंग मास्टर तक पैदा नहीं कर पाए। सिर्फ हायर्ड आउटसाइडर्स पर डिपेंड करना डेंजरस है। आखिर कभी न कभी गेस्ट्स खुद मास्टर्स बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपना एंजिंग मास्टर हो जो परमानेंटली हायर्ड एक्सपर्ट्स को सुपरवाइज करे, तब जाकर हम जिनमिन में ये गेम जीत पाएंगे, वरना अभी की तरह हमेशा एक्शेल्स पर चलना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग टिंग की आंखें धीरे धीरे फैल गईं। मॉम, आप युआन होंग को सन इन लॉ बनाने का सोच रही हैं? उसने डिसबिलीफ के साथ पूछा। यस, शियाओक्शिया ने बिना हेजिटेशन की डायरेक्टली एडमिट किया। उसकी नेचुरल टैलेंट और ली शूकिंग की गाइडेंस के साथ उसका एंजिंग पीक तक पहुंचना ऑलमोस्ट सर्टेन है। वो फ्यूचर में मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। इसके अलावा अगर युआन होंग सच में टिंग का हस्बैंड बन जाता तो जियाशा उसके लिए हुआजिंग स्टेज तक पहुंचने का मौका भी अरेंज करने की कोशिश करती, चाहे वो आर्टिफिशियल हुआजिंग ही क्यों ना हो जो एक्सटर्नल हेल्प से हासिल किया जाए, फिर भी वो हुआजिंग ही माना जाता। लेकिन यू मिंग तांग ज्यादा सूटेबल नहीं होगा, टिंग ने तुरंत काउंटर किया। यू मिंग तांग प्रेस्टिजियस फैमिली से आता था, मार्शल बैंड का उस पर कोई असर नहीं था और उसकी टैलेंट भी मॉन्स्ट्रस थी। वो युआन होंग से पहले ही मिंगजिंग स्टेज तक पहुंच चुका था। उसके लिए आंजिंग स्टेज ऑलमोस्ट गारंटीड थी और हुआजिंग तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी बेहद स्ट्रांग थी। ऊपर से वो ग्रेट मास्टर ग्वाक का ऑफिशियल डिसाइपल था। अगर वो उनके साइड आ जाता तो प्रैक्टिकली 2 हुआजिंग मास्टर्स का सपोर्ट मिल जाता, जबकि युआन होंग तो पब्लिकली खुद को ली शुक्सिंग का डिसाइपल तक क्लेम नहीं कर सकता था। पब्लिक बैकिंग ना होने की वजह से उसके पास प्रॉपर स्टेटस भी नहीं था। जियाशा ने सिर हिलाया। यू मिंग तांग सूटेबल नहीं है, उसने कामली कहा। उसकी टैलेंट बहुत ज्यादा हाई है और बैकग्राउंड बहुत पावरफुल। उससे शादी करना मतलब घर के अंदर खुद वुल्फ बुलाना होगा। लेकिन युआन होंग अलग था। वो अभी अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर था और उसका खुद का मास्टर भी उसे ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर जियाशा चेंबर की रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाती और जियांग टिंग जैसी ग्रेट फैमिली की टैलेंटेड लड़की खुद झुककर उससे शादी करती तो युआन होंग मरते दम तक लॉयल रहता। ये वही क्लासिक गोल्डन टेरेस स्ट्रैटेजी थी जहां हीरो पर फेवर दिखाकर उसे अपने लॉर्ड के लिए जान देने पर मजबूर किया जाता है। वू जियाशा जिसने वेस्ट में अपना पूरा करियर बिल्ड किया था, कोई सिंपल वुमेन नहीं थी। उसे परफेक्टली पता था कि किसी आदमी का दिल उसकी वीकेस्ट मोमेंट में कैसे खरीदा जाता है। फ्यूचर में अगर उनके पास एक फियर्सली लॉयल पीक आंजिंग मास्टर हो या शायद हुआजिंग एक्सपर्ट, तो वही उनके फैमिली लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होता। हालांकि उससे आगे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए शायद नहीं। और अगर लक अच्छी रही और वो इनफ रिसोर्सेज स्टैक कर पाए तो शायद वो उसे हुआजिंग के मिडिल या लेट स्टेज तक भी पुश कर सकते थे। लेकिन यहाँ जियाशा ने खुद को रोक लिया। वो डे ड्रीमिंग वाली उम्र से काफी आगे निकल चुकी थी। लेकिन क्या ये सच में मुझे ही करना होगा? जियांग टिंग ने आखिर अपनी रिलक्टेंस छुपाना पाते हुए पूछा। जिनमें नॉर्मल सिर्फ 3 विमेन्स एकेडमीज में से एक थी और वहाँ एडमिशन लेना उतना ही मुश्किल था जितना किसी आदमी के लिए जिनशु यूनिवर्सिटी में जाना। वहाँ की स्टूडेंट होने के नाते जियांग टिंग हमेशा अटेंशन का सेंटर रही थी। काउंटलेस यंग मास्टर्स हर दिन स्कूल गेट
गेट्स के बाहर सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। यहाँ तक कि यू मिन तांग जैसा जीनियस जिसके पास हुआजिंग तक पहुंचने का रियल चांस था, वो भी उससे अटमोस्ट रिस्पेक्ट से बात करता था। और सबसे बड़ी बात, उसके बायोलॉजिकल फादर की फैमिली जिनचिंग तर्जियांग्स खुद एक पावर हाउस थे, जिनकी एसेट्स जिनमैन की रिचेस्ट फैमिलीज के बराबर थी। बस उनकी इन्फ्लुएंस इस सिटी तक नहीं पहुंचती थी। इतने बैकग्राउंड के साथ नेचुरली किसी कॉमन मार्शल आर्टिस्ट से शादी करना उसे अपने लेवल से नीचे लग रहा था। हमारे जैसे ग्रेट फैमिलीज के लोगों के पास रेयरली चॉइस होती है। बस पहले उसे जानने की कोशिश करो। अगर सच में तुम दोनों साथ नहीं रह सकते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। अपनी बेटी के ट्रबल्ड एक्सप्रेशन को देखकर वू जियाशा बस साइलेंटली साई कर सकी। उसने सर्वेंट्स को कैरेज प्रिपेयर करने के लिए बेल बजाई। उसे ओल्ड हुआ से मिलकर युआन होंग के फ्यूचर के बारे में बात करनी थी। और इसी तरह मैच मेकिंग का साइकिल एक बार फिर शुरू हो गया। उसी शाम जब युआन होंग घर लौटा तो उसके पिता वूफू ने उसे एक खबर सुनाई। युआन होंग, अब तुम्हारी उम्र भी कम नहीं रही। वूफू हंसते हुए बोले, सामने वाले ओल्ड रोहा का बेटा तो देखो, उसका बच्चा तो अब चलने भी लगा है। युआन होंग हल्का सा फ्राउंड हुआ। सच कहें तो उसका पूरा माइंड सिर्फ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में लगा हुआ था। वो दिन के 18 घंटे प्रैक्टिस करता था और फिर भी उसे लगता था कि ये इनफ नहीं है। उसके पास ऐसी ट्रिवियल बातें सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती थी। आखिर रोमांस उसकी नजर में प्रोग्रेस बार्स बढ़ते देखने जितना एक्साइटिंग कैसे हो सकता है। लेकिन सनसेट की रोशनी में अपने पिता को देखते हुए उसकी नजर अचानक उनके बालों की स्ट्राइकिंग सफेदी पर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सच में बूढ़े हो चुके हैं। वो अब पहले वाले रोबस्ट और पावरफुल आदमी नहीं रहे थे जो युआन होंग को वानजियांग मार्शल आर्ट्स हॉल में छोड़ने गए थे। उनकी उम्र के आदमी के लिए चाहे दुनिया में कितने भी बड़े मैटर्स क्यों ना हो, फैमिली लाइन को कंटिन्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपने जनरेशन के बाकी लोगों को ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते देखना उसके पिता के लिए शायद बेहद पेनफुल रहा होगा। वो बस इसलिए चुप रहे ताकि अपने बेटे को डिस्ट्रैक्ट ना करे। आखिरकार युआन होंग का दिल सॉफ्ट हो गया। उसने अपने पिता के बोल में कुछ पोक के पीसेस डाल दिए। ओल्ड मैन ने इंस्टिंक्टिवली मीट वापस करने की कोशिश की और बोला कि उसे ऑयली चीजें पसंद नहीं, युआन होंग खुद खा ले। लेकिन युआन होंग ने छोटी सी लाई बोल दी। उसने कहा कि वो अकेले इतना फिनिश नहीं कर पाएगा, इसलिए पिता हेल्प कर दे, जबकि अंदर से वो अच्छी तरह जानता था कि उसका बूढ़ा बाप कितना स्टबर्न है। अगर युआन होंग ऐसा एक्सक्यूज ना देता तो उसके पिता कभी मीट को हाथ तक न लगाते। जबकि अब युआन होंग की अलाउंस इतनी थी कि वो रोज मीट खा सकते थे। लेकिन ओल्ड मैन हर एक पेनी बचाकर सिर्फ अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। अरे बच्चे, अगर इतना खा नहीं सकते तो इतना खरीद कर लाते ही क्यों हो? फादर हुआ ने हल्की शिकायत की। युआन होंग हंसते हुए बोला कि शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा फ्री में दे दिया था। फिर दोनों सनसेट की सॉफ्ट रोशनी में साथ बैठकर पोर्क खाने लगे, यहाँ तक कि उनके चेहरे तक ऑयल से चमकने लगे। युआन होंग ने जानबूझकर सबसे फैटी कट्स चुने थे। इस समय में फैटी मीट लीन मीट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल और सॉट आफ्टर माना जाता था। ऐसे आदमी के लिए जिसने जिंदगी में रेयरली मीट खाया हो, वो फैटी पीसेस किसी ट्रेजर से कम नहीं थे। उस रात उसके पिता अनयूजुअली हाई स्पिरिट्स में थे। वो लगातार अपने यूथ के स्टोरीज सुनाते जा रहे थे, जबकि युआन होंग ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में जेन्युइन नोइंग स्माइल दे देता। वो साइलेंट और लोनली डिनर्स वाले दिन अब आखिर खत्म हो चुके थे। अगली सुबह युआन होंग ने थोड़ा टाइम ऑफ लिया और नॉर्थ साइड की तरफ निकल पड़ा। वो बसलिंग मार्केट डिस्ट्रिक्ट के एक टी हाउस की तरफ जा रहा था, वही जगह जहां उसकी अपकमिंग मीटिंग तय हुई थी। हालांकि वहां बिजनेस धीमा रहता था, लेकिन र्यूमर था कि उसका ओनर पहले अंडरवर्ल्ड फिगर हुआ करता था जिसने रिटायरमेंट के बाद ये क्वाइट एस्टैब्लिशमेंट खोला था। युआन होंग और जियांग टिंग ने मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही एक्सचेंज किए थे कि तभी बाहर से एक आवाज प्राइवेट रूम तक आई। सिस्टर टिंग, क्या वो तुम हो? युआन होंग ने मुड़कर देखा। डोर थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि वेटर उसे प्रॉपर्ली बंद करना भूल गया था। वहाँ एक बेहद खूबसूरत यंग वुमन खड़ी थी। उसने लाइट ब्लू टॉप और प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी जिस पर जिनमैन वुमेन्स एकेडमी का क्रेस्ट एम्ब्रॉयडर था। क्लियरली वो जियांग टिंग की क्लासमेट थी और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अर्ली 20s का एक यंग मैन भी था। सिस्टर टिंग, आपने तो कहा था आज आफ्टरनून बिजी हो, लड़की ने क्यूरियोसिटी से पूछा। वो बिना हेजिटेशन के अंदर आकर उनके पास बैठ गई, जबकि उसके साथ आया आदमी साइलेंटली युआन होंग को जजिंग गेज से देखने लगा। हमें पता चलता है कि ये दोनों जिनमैन के पुराने नेबर्स थे जो स्टडीज के लिए वापस लौटे थे। जियांग टिंग उनके प्रेजेंस से विजिबली एंग्शियस हो गई। वो तुरंत खड़ी हुई और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो युआन होंग को बेयरली जानती हो। उसने दोनों को ग्रीट किया, ब्रदर मिंग टैंग, जूनियर सिस्टर मिंग फा। ये न्यू कमर्स थे यू मिंग टैंग जो बागवाजांग ग्रांड मास्टर के डिसाइपल थे और उसकी सिस्टर मिंग फा। दोनों ने कैजुअली कहा कि वो बस इधर से गुजर रहे थे। हमने तुम्हारी आवाज सुनी तो हेलो कहने आ गए, मिंग टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑब्वियसली जियांग टिंग को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने जानबूझकर ये डिजर्टेड टी हाउस चुना था ताकि युआन होंग के साथ उसकी ब्लाइंड डेट सीक्रेट रहे। लेकिन मिंग फा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ऊपर से मिंग टैंग खुद एक ग्रेट मास्टर का स्टार डिसाइपल था और उसकी फॉर्मिडेबल बागवाजांग स्किल्स की वजह से जियांग टिंग सीक्रेटली उसे काफी एडमायर भी करती थी। उसे पूरा शक था कि ये दोनों उसका पीछा करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उसने पोलाइट स्माइल बनाए रखी और उठकर उनके लिए टी प्रिपेयर करने लगी। अरे टिंग टिंग, परेशान मत हो, हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। दोनों सिबलिंग्स कैजुअली बोले और टेबल पर बैठकर बातचीत शुरू कर दी। बातों बातों में कॉन्वर्सेशन ओवरसीज स्टडीज से मार्शल आर्ट्स हार्डशिप्स तक पहुंच गई। आखिरकार मिंग टैंग ने डिसाइड किया कि अब अपने स्किल्स शो ऑफ करने का टाइम आ गया है। अचानक एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ उसने नियर बाय डेकोरेटिव वुडन पोस्ट पर पाम स्ट्राइक मारी। अगले ही पल सॉलिड वुड पर लगभग आधा इंच डीप पाम प्रिंट बन गया। जियांग टिंग जेन्युइनली अमेज होकर देखने लगी।
बेयर पाम से सॉलिड वुड पर ऐसा मार्क छोड़ना ऑर्डिनरी इंसान के बस की बात नहीं थी। भले ही वो हार्डेस्ट आयरन वुड ना हो, फिर भी फीट बेहद इंप्रेसिव थी। मिंग टैंग फिर कामली टेक्निक की इमेंस डिफिकल्टी एक्सप्लेन करने लगा। उसने दावा किया कि एवरेज पर्सन को इस लेवल तक पहुंचने में 10 साल लग जाते। ये सुनकर दोनों लड़कियां डीप एडमिरेशन में सर हिलाने लगी, लेकिन युआन होंग के लिए उनकी एक्साइटमेंट समझना मुश्किल था। सच कहें तो वो स्ट्रगल से रिलेट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे वही टेक्निक मास्टर करने में 2 दिन भी नहीं लगे थे। उसे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतना डिफिकल्ट क्या था, बल्कि वो तो उससे कहीं हार्डर वुड में आधा होल पंच कर सकता था। इसलिए वो बस क्वाइटली कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उनकी अमेजमेंट देखता रहा। ब्रदर, आपको इस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? मिंग फा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। 2 महीने, मिंग टैंग ने प्रैक्टिस्ड नॉन चैलेंज के साथ जवाब दिया। ये सुनते ही दोनों लड़कियां फिर इंप्रेस होकर गैस्प कर उठी। आखिर 10 साल का काम 2 महीनों में करना किसी जीनियस से कम नहीं था। तभी मिंग टैंग स्मग स्माइल के साथ युआन होंग की तरफ मुड़ा और बोला, और हमारे ये फ्रेंड क्या सोचते हैं? युआन होंग एक पल के लिए हेजिटेट हुआ, लेकिन उसके बोलने से पहले ही जियांग टिंग जल्दी से उसकी तरफ से जवाब देने के लिए बीच में कूद पड़ी। ब्रदर मिंग टैंग ये ज्यादा बोलते नहीं है, प्लीज इन्हें माइंड मत कीजिए। जियांग टिंग ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा। उसकी आवाज में साफ एंजाइटी थी। उसे डर था कि कहीं युआन होंग अपनी इज्जत बचाने के लिए यू सिबलिंग्स को चैलेंज ना कर दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसके पियर्स के बीच उसकी रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो जाती। यू सिबलिंग्स ने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला और वापस उसी से बातें करने लगे। युआन होंग का उनसे कोई कनेक्शन था ही नहीं, इसलिए उसने मेंटली खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। उसने पिछले 2 दिनों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को अपने दिमाग में रिव्यू करना शुरू कर दिया। हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक को वो स्पीयर की तरह इस्तेमाल करते हुए थ्रस्टिंग मूवमेंट्स मिमिक करने लगा। पिछले कुछ दिनों से वो इतना ज्यादा ट्रेनिंग में बिजी था कि उसे प्रॉपर रिफ्लेक्शन का मौका ही नहीं मिला था। अब फाइनली उसके पास टाइम था कि वो अपनी सीखी हुई चीजों को डाइजेस्ट कर सके। जैसे जैसे वो हर मूव को दिमाग में रीप्ले कर रहा था, मिंग जिन पावर और एल्बो स्ट्राइकिंग टेक्निक्स की उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होती जा रही थी। अब वो सिर्फ टेक्निक्स परफॉर्म करना नहीं जानता था, बल्कि ये भी समझने लगा था कि वो काम क्यों करती हैं। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने नोटिफिकेशन चमकी। उसकी बाजी कुआन मिंग जिन प्रोग्रेस सीधे 505 आउट ऑफ 600 तक जंप कर गई थी। मतलब टी टेबल पर बैठे बैठे भी उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। यहाँ आने से पहले उसकी प्रोग्रेस 490 थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की ट्रेनिंग को थॉरली डाइजेस्ट करने से उसकी कॉम्प्रिहेंशन एक नए लेवल तक पहुंच गई। सिर्फ कुछ पलों में उसकी प्रोग्रेस 15 पॉइंट्स बढ़ गई और वो मिंग जिन रेल्म के पीक के बेहद करीब पहुंच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मार्शल आर्ट्स लैम्प स्पिरिट टैलेंट असल में ट्रेनिंग का मैसिव एम्पलीफायर है, जिसमें बिल्ट इन सेफ्टी नेट भी मौजूद है। सिर्फ मैकेनिकल प्रैक्टिस करते रहने से इवेंचुअली फ्लॉस सही हो जाते, लेकिन अगर पहले खुद इनसाइट्स मिल जाएं तो ये टैलेंट उसकी ग्रोथ को 365 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर देता है। इस ब्रेक थ्रू की खुशी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उसके दिमाग से ब्लाइंड डेट वाली बात पूरी तरह गायब हो गई। सच कहें तो वो भूल ही चुका था कि वो यहाँ आया किस लिए था। उसने मेडिसिनल पेस्ट निकाली, टी के साथ उसे निगल लिया और पूरी तरह वापस अपने मेंटल रिव्यू में डूब गया। चॉपस्टिक को टेम्पररी स्पीयर की तरह इस्तेमाल करते हुए वो पावर फ्लो पर फोकस करने लगा, इतना कि उसे आसपास की दुनिया का एहसास तक नहीं रहा। लेकिन जियांग टिंग की नजरों में सीन बिल्कुल अलग लग रहा था। उसे लगा कि युआन होंग मिंग टैंग की टैलेंट और एक्सपीरियंस से इतना इंटिमिडेटेड हो गया है कि बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा। उसके अंदर डीप डिसअपॉइंटमेंट भर गई। उसने युआन होंग में पूरी इंटरेस्ट खो दी और पूरा अटेंशन यू सिबलिंग्स पर शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने सटली अपनी चेयर भी उससे दूर खिसका ली, जैसे वो दोनों बैरली अक्वेंटेड हों। तभी नीचे से अचानक जोरदार कमोशन की आवाज गूंजी। कुछ भारी चीज टूटने की लाउड क्रैश सुनाई दी। उसके बाद टेबल्स पलटने की अनमिस्टेकेबल आवाज प्राइवेट रूम तक गूंज उठी। नॉइज लगातार बढ़ने लगी। यू मिंग टैंग ने तुरंत बेल बजाई और ओनर को बुलाकर पूछा कि नीचे आखिर हो क्या रहा है। ओनर क्लियरली यू सिबलिंग्स की स्टेटस पहचानता था। वो पोलाइटली बाव करते हुए बोला कि बस छोटा सा ट्रबल है जो जल्दी हैंडल हो जाएगा। लगातार अपॉलॉजीज देने के बाद उसने सिग्नल किया और 6-7 स्टर्डी मैन जिनके हाथों में क्लब्स थे तुरंत नीचे डिस्टर्बेंस हैंडल करने दौड़ पड़े। अंडरवर्ल्ड से रिटायर होने के बावजूद ओनर अभी भी अपने एस्टैब्लिशमेंट की सिक्योरिटी के लिए छोटा एनफोर्समेंट क्रू रखता था। उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन आमतौर पर वो लोकल थग्स या ड्रंक ट्रबल मेकर्स को हैंडल करने के लिए काफी होते थे। इसलिए ऊपर बैठे लोग फिर से अपनी कॉन्वर्सेशन में लौट गए। लेकिन तभी नीचे से लगातार क्रैशेस की आवाजें आने लगी। अनएक्सपेक्टेडली नीचे का कमोशन कम होने की बजाय और ज्यादा वायलेंट हो गया। हवा में टूटती लकड़ी की आवाजें और दर्द से भरी मफल्ड स्क्रीम्स गूंजने लगी। साफ था कि सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रही थी। मिंग टैंग ने इरिटेट होकर ओनर को दोबारा बुलाया। ओनर घबराए हुए अंदाज में बार बार अपोलोजाइज करते हुए बोला कि नीचे रेड रोप सोसाइटी के लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। उसने प्लीड किया कि उसे बस थोड़ा और टाइम दे दिया जाए ताकि वो मैटर सेटल कर सके। फोर्स्ड स्माइल के पीछे उसका ग्रिम एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था जब वो खुद पर्सनली नीचे जाने लगा। कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। थोड़ी ही देर में फाइटिंग की आवाजें धीरे धीरे सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। जियांग टिंग टेंशन में आकर मिंग फैंग से बोली कि शायद उन्हें बैकडोर से निकल जाना चाहिए जब तक मौका है, लेकिन मिंग फैंग बस हंस पड़ी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ब्रदर एक मास्टर है जो रेड रोप सोसाइटी के किसी भी थक को आसानी से हैंडल कर सकता है। कुछ देर पहले मिंग टैंग द्वारा दिखाई गई बागुआ जैंग स्किल्स याद करके जियांग टिंग की एंजाइटी
थोड़ी कम हुई। आखिर उसकी नजर में लोकल थग्स किसी मिंग जिंग रेल्म एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। वो तो एक पल में क्रश हो जाते। मिंग टैंग कामली खड़ा हुआ और बोला कि वो नीचे जाकर सिचुएशन सेटल करके आता है। जियांग टिंग के सामने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने की चाह में वो कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ बाहर निकला और डोर बंद करके स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल वही काम कॉन्फिडेंस था जो किसी ऐसे इंसान में होता है जिसे कोई रियल चैलेंज एक्सपेक्ट ना हो। मिंग फैंग एक्साइटेड होकर क्लैप करने लगी और बोस्ट करने लगी कि उसके ब्रदर की बागुआ जैंग पर्सनली मास्टर गुआ ने सिखाई है और वो उन रेबल लोगों को सेकंड्स में खत्म कर देगा। लेकिन जियांग टिंग उसके वर्ड्स पर अग्री भी नहीं कर पाई थी। तभी अचानक डेफनिंग क्रैश ने पूरे रूम को हिला दिया। डोर जोरदार धमाके के साथ टूटकर खुल गया। अगले ही पल एक ब्लडीड फिगर अंदर फेंकी गई और भारी आवाज के साथ फ्लोर पर गिर पड़ी। वो मिंग टैंग था, वही बागुआ जैंग एक्सपर्ट जो अब बेयरली कॉन्शियस था। मिंग फैंग ने हॉरर में अपने भाई का नाम चीख दिया, जबकि जियांग टिंग वहीं फ्रीज हो गई। उसके अंदर अचानक पैरालाइजिंग फियर भर गई थी। पैनिक तुरंत पूरे रूम में फैल गया। मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए थे और उनका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर यू मिंग टैंग, वो आदमी जिसकी पाम सॉलिड वुड पर मार्क्स छोड़ सकती थी, ऑलरेडी अनकॉन्शियस पड़ा था। उसे इतनी बुरी तरह बीट किया गया था। आखिर कैसी टेरिफाइंग फिगर इस हम्बल टी हाउस तक पहुंच गई थी। टेबल पर रखी टी अभी भी गर्म थी, लेकिन ऑब्वियसली अब किसी का उसे पीने का मूड नहीं था। मिंग फैंग और जियांग टिंग पेल और टेंस फेसेस के साथ डोरवे को घूर रही थी। तभी एक मैसिव फिगर, बिल्कुल किसी प्रेडेटरी बियर की तरह बिल्ट बॉडी वाला आदमी धीरे धीरे और भारी कदमों के साथ रूम के अंदर एंटर हुआ। टी हाउस का ओनर, जो खुद भी कभी अंडरवर्ल्ड फिगर रह चुका था, उस मॉन्स्टर जैसे आदमी द्वारा गले से पकड़कर घसीटा जा रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी हालत देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं। इंट्रूडर के बॉडी को एक नजर देखना ही काफी था। उसकी फूली हुई मसल्स और भारी बॉडी सब कुछ बता रही थी। उसके फैन लाइक हाथों पर पड़े मोटे कैलसेस साफ दिखा रहे थे कि वो एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। वो कुछ बोले उससे पहले ही उसकी प्योर अनरिस्ट्रेन्ड वायलेंस वाली ऑरा पूरे रूम में फैल चुकी थी। दोनों लड़कियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनविजिबल हैंड उनका गला दबा रही हो। उनकी आंखें टेरर से फैली हुई थी, जबकि वो उस बैर लाइक फिगर को अपनी तरफ आते देख रही थी। वो उनके ऊपर शैडो की तरह लूम कर रहा था, इतनी टेरिफाइंग प्रेजेंस के साथ कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें पूरा निगल जाएगा। जियांग टिंग, जो सबसे आगे खड़ी थी, उसे सच में लगा कि ये उसका अंत है। वो हमेशा खुद को इंटेलिजेंट और कंपोज्ड समझती थी। आखिर वो एक रिनाउंड स्कॉलर थी जिसने अपनी मदर के साथ दुनिया देखी थी। उसे हमेशा भरोसा था कि वो किसी भी सिचुएशन से अपनी बातों के दम पर निकल सकती है। लेकिन यू मिंग टैंग जैसे एक्सपर्ट को अनकॉन्शियस पड़ा देख उसकी पूरी कंपोजर टूट चुकी थी। उसकी स्पिरिट पर इतना बड़ा शॉक पड़ा कि उस टावरिंग ब्रूट की ओवरवेलमिंग मैलिस के सामने उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना याद कर पा रही थी कि उसे क्या कहना था। वो बस हॉरर में देखती रही कि वो मॉन्स्टर और करीब आता जा रहा है और उसके साथ उसकी पूरी दुनिया जैसे सिकुड़ती जा रही है। बाकी सब कुछ सफेद हेज में बदल गया। सिर्फ वही टेरिफाइंग सिलुएट और उसके भारी कदमों की रिदमिक थड़ बाकी रह गई। तभी ठीक उस पल जब जियांग टिंग पूरी डिस्पेयर में डूबने वाली थी, अचानक एक काम और स्टेडी आवाज साइलेंस को चीरती हुई गूंजी। तुमने मेरी ट्रेन ऑफ थॉट इंटरप्ट कर दी। ये वर्ड्स किसी स्टैग्नेंट पॉन्ड में फेंके गए पत्थर की तरह थे, जिन्होंने उस सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर को पूरी तरह तोड़ दिया। जियांग टिंग ने ब्लिंक किया और उसकी विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगी। उस सफेद ब्लर के बीच अचानक एक और फिगर सामने आ खड़ी हुई। पहली नजर में वो खास टॉल या इम्पोजिंग नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी हैवी स्पीयर की तरह फर्म और अनयील्डिंग खड़ी थी। जैसे ही वो उठकर जियांग टिंग के सामने आकर खड़ा हुआ, इंट्रूडर की क्रशिंग प्रेशर अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उस स्पीयर जैसी प्रेजेंस ने ब्रूट की ऑरा को सीधा चीर दिया हो और आखिरकार उसे दोबारा सांस लेने का मौका मिला हो। वो था हो युआन होंग। जियांग टिंग शॉक में जम गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान सच में वही है। अब हम वापस लौटते हैं अपने एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन पर, जहां टी हाउस का पूरा एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल चुका है। हो युआन होंग की अराइवल ने अब वहां मौजूद हर इंसान के लिए स्टेक्स बदल दिए थे।